हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक बार नई वीडियो में और आप देख रहे हैं रुद्रा मैथ चैनल। यहाँ पर आज का जो पेपर सेट है वो सॉल्व करने वाले हैं हम। ये स्टेशन मास्टर का एक एग्जाम हुआ था 16 जुलाई 2026 को, जो कि शिफ्ट 1 में हुआ था। और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे, ये यहाँ पर जो मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ वो है हमारा नॉर्दर्न रेलवे में। और नॉर्दर्न रेलवे में जो 6 डिवीज़न है जहाँ पर भी एग्जाम हुआ था, ये नॉर्दर्न रेलवे में एक ही पेपर सेट जो है वो ऑल डिवीज़न में हुआ था, यानी 6 के 6 डिवीज़न में। ये स्टेशन मास्टर का जो 16 जुलाई का पेपर है ये सभी डिवीज़न में सेम था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इससे पहले हमने जो पेपर सॉल्व किया था वो भी स्टेशन मास्टर का था, लेकिन हमने 19 जुलाई वाला सॉल्व किया था। और वहाँ पर हमने 110 क्वेश्चन देखे थे और 10 क्वेश्चनों का जो 110 क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो भी यहाँ पर हमने अच्छे से डिस्कस किया था। अब आज इसी प्रकार से यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले मेरे भाई ये 16 जुलाई वाला स्टेशन मास्टर का पेपर। अब समझते हैं यहाँ पर किस प्रकार से पैटर्न पूछा गया है। हालांकि यहाँ पर जो है आपको चारों ऑप्शन पढ़ने जरूरी थे, है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी जरूरी थी। ऐसा नहीं था कि जो डायरेक्ट जो यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा पुट अप हुए हैं। अभी तक का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा अलग था, लेकिन इस बार जो आरआरसी ने पैटर्न चेंज किया है वो काबिल तारीफ है। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो है पेपर का जो एक लेवल है वो होना चाहिए। उससे क्या है कि थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को जब समझा जाता है, किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छे लेवल में हम उसको पेपर सेट को मानते हैं। खैर चलिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा आता है कि ऑन ड्यूटी महाप्रबंधक किस पास के लिए हकदार होते हैं। यानी कि जनरल मैनेजर को यहाँ पर कौन सा पास जो है वो यानी कि ड्यूटी पास दिया जाता है। अब यहाँ पर पास की बात आती है तो यहाँ पर जैसे गोल्ड पास, सिल्वर पास, प्रथम श्रेणी ए पास या महाप्रबंधक विशेष पास। अब आप यहाँ पर देखिए, क्या आपने अभी तक कहीं स्पेशल पास पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। अब भाई जब बात जीएम की आएगी तो क्या उसको फर्स्ट क्लास का पास मिलेगा क्या? यानी कि उससे ऊपर का मिलेगा। उससे ऊपर का मिलेगा तो इसका मतलब है सिल्वर मिलेगा। भाई सिल्वर से ऊपर क्या होता है? गोल्ड होता है। तो क्या होना चाहिए उस हिसाब से? उस हिसाब से हमारा यहाँ जो राइट आंसर है वो होना चाहिए गोल्ड पास। अब इसी तरीके से क्वेश्चन को एलिमिनेट करना भी सीखेंगे, साथ ही साथ इसका जो राइट आंसर है वो भी। अब यहाँ पर जब पास की बात आती है तो ये जो गोल्ड पास है ये किस किस को दिए जाते हैं? तो गोल्ड पास में आपको ध्यान रखना है, जीएम तो आपने यहाँ पर नोट कर ही लिया है। जैसे चेयरमैन रेलवे बोर्ड होते हैं ना, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, या आपके बोर्ड के जो मेंबर होते हैं, बोर्ड के जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ फाइनेंस, मेंबर ऑफ, है ना, आपका रोलिंग एंड स्टॉक वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर इनको तो है ये गोल्ड पास दिया जाता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, जैसे सिल्वर पास की अगर मैं बात करूँ तो सिल्वर पास किसको दिए जाते हैं? जैसे आपका एजीएम हो गया, आपके आपके डीजीएम हो गए, है ना, डीजीएम हो गए, जैसे डीआरएम हो गए, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एडीआरएम हो गए, कौन है आगे आपके? एडीआरएम। तो डीआरएम और एडीआरएम ये भी हो सकता है आपसे पूछे। तो यहाँ पर एजीएम और एडीआरएम और डीआरएम ज़्यादातर पूछा जाता है। या एक आता है पीएचओडी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो कोई भी जैसे कोई भी डिपार्टमेंट का जो हेड है उसको भी यहाँ पर सिल्वर दिया जाता है। बाकी आप सभी लोगों को पता है कि अगर इसके बाद ब्रॉन्ज आता है, एक इसके बाद क्या आता है? ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज किसको दिया जाता है? तो ऑल जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, कौन? गेजेटेड जो ऑफिसर होते हैं, जो 4800 ग्रेड पे से ऊपर यानी कि जो गेजेटेड होते हैं, उनको ये ब्रॉन्ज दिया जाता है। कौन सा? ब्रॉन्ज। अब आपसे अगर मैं ये पूछूं कि भाई जो मेटल पास होते हैं, क्या मेटल पास, ये मेटल जो पास होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? एक क्वेश्चन आपका ये बनता है। तो आप बताएंगे 3 प्रकार के। अब वो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका हो जाएगा गोल्ड, एक आपका हो जाएगा सिल्वर, और एक आपका हो जाएगा ब्रॉन्ज। और ये आप सभी लोगों को पता है ये कौन कौन से पास किस किस को अब मिलते हैं। तो अगर अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली उसको कर जाओगे। फिर आता है हमारे पास फर्स्ट ए पास। ये फर्स्ट ए पास किसको दिया जाता है? जिसको हम फर्स्ट एसी भी बोलते हैं ना। अगर इसका रंग पूछा जाएगा तो रंग होता है मेरे भाई इसका सफ़ेद। कैसा होता है? सफ़ेद। तो जो ग्रुप ए और बी के जो अधिकारी होते हैं, ग्रुप ए और बी के जो अधिकारी होते हैं, उनको ये पास दिया जाता है। क्लियर? हम इसको ब्रॉन्ज के लेवल का भी समझ सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये पास के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी अगर आपको पास से रिलेटेड और बेहतरीन जो चीज़ें हैं अगर कवर करनी है एक ही वीडियो में, तो मैंने पास की एक वीडियो जो है वो बनाई है, और एक वीडियो में पूरे पास में मैंने अच्छे से क्लियर तरीके से समझाया है। आप वहाँ से भी जाकर इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इंस्पेक्टर सिग्नल का परीक्षण या टेस्टिंग कर रहा हो तो उसकी टिप्पणियां, रिमार्क किसमें दर्ज की जानी चाहिए? तो जब भी सिग्नल का जो इंस्पेक्टर होते हैं, व्हेनेवर सिग्नल इंस्पेक्टर इज टेस्टिंग द सिग्नल, द रिमार्क शैल बी रिकॉर्डेड इन, इसमें रिकॉर्डेड किया जाएगा। अब यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या दिया है? राइट आंसर दिया है स्टेशन डायरी। और लगभग ज़्यादातर जो है वो यहाँ पर टीएसआर लोगों ने किया होगा, क्योंकि एसएनटी रजिस्टर नहीं होता है, एक प्राइवेट नंबर एक्सचेंज जो बुक होती है उसमें दर्ज नहीं किया जाता है। दो ही हमारे पास ऑप्शन बचते हैं, या तो स्टेशन मास्टर डायरी या ट्रेन सिग्नल रजिस्टर। अब ट्रेन सिग्नल रजिस्टर और स्टेशन डायरी में अगर आप 50-50% भी अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप तुक्का भी लगाना चाहें तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भाई ये 50-50 है, तो कहीं भी 50-50 लग सकता है। खैर अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर गैर अंतःपाशित यानी कि नॉन इंटरलॉक्ड
जो संपार फाटक होते हैं, इसके लिए फाटक संचालन नियम यानी कि GWR यानी कि गेट वर्किंग रूल पर हस्ताक्षर करना और जारी करने वाले जो प्राधिकारी है वो कौन होते हैं। अब कंडीशन देखो क्या पूछी है, उसने बोला जो गेट GWR है वो कौन सा है, नॉन इंटरलॉक। दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन इंटरलॉक और एक इंटरलॉक, दोनों की कंडीशन अलग अलग है, समझते हैं। यहाँ पर अगर नॉन इंटरलॉक पूछ रहा है तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीनियर डीओम और सीनियर DEN इसका यहाँ पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। लेकिन अगर यही जो है, अगर ये इंटरलॉक होता, कौन सा होता है, इंटरलॉक्ड होता है, इंटरलॉक्ड। अगर ये इंटरलॉक्ड होता है तो यहाँ पर DEN की जगह क्या हो जाता है, सीनियर DST हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आगे से ध्यान रखना है, यहाँ पर सीनियर डीएम और सीनियर DST। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब यहाँ कन्फ्यूजन क्यों होता है, देखो नॉन इंटरलॉक का मतलब है कि भाई वो इंजीनियरिंग का गेट है, ये भी आप कह सकते हैं। तो इंजीनियरिंग के मामले में सीनियर DEN सबसे टॉप का अधिकारी होता है और ऑपरेटिंग के मामले में सीनियर डीएम होते हैं। लेकिन जब इंटरलॉक्ड की बात आएगी, इसका मतलब वो जो है वो इंस्ट्रूमेंट से इंटरलॉक्ड है, यानी कि वो सिग्नलों के द्वारा शासित है। अब अगर सिग्नलों के द्वारा शासित है तो भाई सीनियर DST तो वहाँ पर आना ही चाहिए। बाकी ऑपरेटिंग के साथ इसका मेल होता है तो भाई सीनियर डीएम आपका हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर इसी संदर्भ में एक आपसे ये पूछा जाता है SWR। क्या पूछा जाता है, SWR को बोलते हैं स्टेशन वर्किंग रूल। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अगर स्टेशन वर्किंग रूल की बात करें तो ये भी नॉन इंटरलॉक और इंटरलॉक्ड होते हैं। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है कि SWR में ये सीनियर डीएम, DST और DEN इस तीनों के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। सीनियर डीएम और DEN इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो गेट है GWR है, अगर वो इंटरलॉक्ड है, कैसा है, इंटरलॉक्ड है, तो भाई हमारा B हो जाएगा। और अगर आपसे ये SWR पूछता तो SWR के मामले में आपका ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि ISRO, इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डॉक्टर V नारायण, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि भाई आगे के लिए ध्यान रखना, अगर आपको ISRO की कभी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो ISRO की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी याद रख लेना है ना। हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो क्योंकि ये ज़्यादातर स्टैटिक जीके में आता है और आपसे ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मातृत्व अवकाश अधिकतम कितने दिनों के लिए देय होती है। मैटरनिटी लीव कैन बी मैक्सिमम अवेल्ड ऑब्लिक गिवन अप टू हाउ मेनी डेज। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, B यानी कि 180 दिन। मैटरनिटी लीव जो है वो अधिकतम जो है वो कितने दिन के लिए, 180 दिन के लिए ये देय होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, छठवां क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बॉक्सन होते हैं या BCN होते हैं या BRH होते हैं आदि जो मालगाड़ियाँ होती है, इसके रेक को जब स्टेबल करते हैं तो करते समय जो है ब्रेक वन के जो हैंड ब्रेक है वो ब्रेक वन के अतिरिक्त न्यूनतम कितने वाहनों के हैंड ब्रेक लगाना अनिवार्य है। तो जब भी आप मालगाड़ी को स्टेबल करते हैं तो यहाँ पर क्या प्रत्येक छोर से 3 वाहन लगाते हैं, तो आप कहेंगे भाई नहीं, हमने ये चीज़ तो नहीं पढ़ी है। क्या दोनों ओर से 6 वैगन लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, हमने ये चीज़ सुनी है। प्रत्येक छोर से 9 वैगन हमने कभी नहीं सुना। इंजन की तरफ से 10 और ब्रेक वन की तरफ से 5, ऐसा भी हमने नहीं सुना है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता था, इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, B, यानी कि दोनों छोर से आप सभी लोगों को पता है कि भाई 6 हैंड ब्रेक लगाए जाते हैं और 2 गुट के लगाए जाते हैं, 2 आगे 2 पीछे, और एक जो है वो चैन बांधी जाती है। इस प्रकार से इसको स्टेबल करने का एक प्रोसेस है। बाकी स्टेबल आप सभी लोगों को पता है कि किस प्रकार से स्टेबल किया जाता है और क्या क्या यहाँ पर सावधानियाँ बरती जाती है। क्लियर, इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, गार्ड यानी कि ट्रेन मैनेजर का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि पीछे के आखिरी जो वाहन है यानी कि लास्ट जो व्हीकल है उस पर निम्नलिखित लगाया गया हो। तो जब भी इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द गार्ड टू इंश्योर दैट द लास्ट व्हीकल इन रियर इज फिक्स्ड विद। तो गार्ड का यह कर्तव्य बनता है कि भाई पीछे जो है रात के समय जो टेल लैंप होना चाहिए और दिन के समय जो टेल बोर्ड होना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ पर ध्यान रखना, लाल झंडा नहीं लगाया जाएगा तो खतरे का संकेत होता है। तो यहाँ पर ये हमारे दोनों ऑप्शन जो क्या है वो सही है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइदर A एंड B, या तो A या B, दोनों में से कोई सा भी होगा। तो जो भी कंडीशन होगी वो उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। अगर मैं 8th क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि PSC स्लीपर पर A1 इन 8.5 टर्नआउट 52/60 किलोग्राम रेल का कर्व स्विच पर ट्रेन की गति इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या कहता है, स्पीड ऑफ ट्रेन ऑन इन 8.5 टर्नआउट कर्व स्विच ऑफ 52/60 किलोमीटर रेल्स ऑन PSC स्लीपर इज रेस्ट्रिक्टेड टू। अब यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर 8.5 का टर्नआउट पूछ रहा है और कर्व पूछ रहा है, तो कर्व के मामले में कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ पर हो शायद मुझे ये लगा कि RRC ने जो है इसको आंसर माना है, ठीक है, तो जो कि गलत है। यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब ऑब्जेक्शन क्या है कि एक IRI जो CEN होता है ना,
पुणे में ये जो परमानेंट वे एंड वर्क्स है उस एक मैनुअल है, उसमें आप इस चीज़ को देख सकते हैं, वहाँ से आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि भाई स्पीड यहाँ पर उसमें कितनी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ मैं 9th की, तो 9th का यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब डबल लाइन सेक्शन में ब्लॉक फॉरवर्ड या ब्लॉक बैक किया जाता है तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को किस पर रखा जाना चाहिए, किस स्थिति में रखा जाओ। तो अगर आप डबल लाइन की बात कर रहे हैं और ब्लॉक फॉरवर्ड या ब्लॉक बैक कर रहे हैं तो ध्यान रखना वहाँ पर क्या लॉक्ड पोजीशन कर देंगे। अब आप करवा तो लाइन यानी कि ब्लॉक फॉरवर्ड और ब्लॉक बैक रहे हो तो क्या लॉक कर देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। लाइन क्लोज कर दोगे, क्यों कर दोगे भाई क्लोज, जब गाड़ी वहाँ पर आप मूवमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगला जो है क्या TCF या TGT पोजीशन में कर दोगे, नहीं भाई। आप ब्लॉक फॉरवर्ड और ब्लॉक बैक करवा रहे हो तो आप ऐसा तो है नहीं कि भाई अगले स्टेशन गाड़ी भेज रहे हैं तब आपको TGT और TCF पोजीशन आपको रखनी पड़ेगी। एक ही हमारा ऑप्शन बचता था ट्रेन ऑन लाइन यानी कि TOL पोजीशन। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेल कर्मचारी के रोजगार को इंटेंसिव या EI घोषित करने की जो शक्ति है वो किसके पास है। अब यहाँ पर जब हमने HOR रूल पढ़े थे तो मैंने बताया था कि भाई इसको जो शक्ति है वो किसके पास है, GM के पास है। बाकी जो GM है वो किसको सौंप सकता है, तो मैंने बताया था भाई ये इसको सौंप सकता है PCPO को, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, ये इसको सौंप सकता है, ठीक है। बाकी अथॉरिटी GM के पास है। अब यहाँ पर क्या है कि द पावर डिक्लेयर टू इम्प्लीमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट इज इंटेंसिव और EI बेस्ड इज। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा देखो क्या होना चाहिए, GM। अब हो सकता है कि भाई RRC ने इसको PCPO भी माना होगा, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है कि भाई वैसे तो GM के पास होते हैं, बाकी GM इसको सौंप सकता है, लेकिन इसने जो है यहाँ पर GM भी दे दिया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर आपको GM करना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पर जो चीज़ हम यहाँ पर कैरी आउट कर रहे हैं, क्लियर। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये इंटेंसिव और EI घोषित जब भी करता है, चाहे वो GM करे या PCPO करे, सपोज दैट यहाँ पर जो है GM ने इसको सौंप दिया किसको, PCPO को, तो जब ये EI ये घोषित करेंगे तो ध्यान रखना अनुमति किसकी आवश्यक है, किसकी अनुमति यहाँ पर आवश्यक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो ध्यान रखना श्रम मंत्रालय यानी कि जो लेबर जो मिनिस्ट्री है श्रम मंत्रालय। तो जब भी इस प्रकार का चेंजेस किया जाना करना होगा तो श्रम मंत्रालय की यहाँ पर अनुमति आवश्यक है, अनिवार्य है। तब तक ये इस प्रकार से आप यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन, किस जीव को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, विच एनिमल इज डेजिग्नेटेड एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, बी ऑप्शन यानी कि गंगा नदी डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 7 यानी कि 12वां क्वेश्चन, ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जो रेलवे स्टेशन है जो भारत का सबसे पुराना और सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है, और इसका जो नाम है वो भारतीय जनसंघ के एक प्रमुख राजनीतिक नेता और विचारक हैं उनके सम्मान में बदला गया था। अब अगर मान के चलो थोड़ा बहुत अगर आपको करंट से चीज़ें पता है तो आप इस चीज़ को आराम से कर जाओगे, अदरवाइज फिर भी ये चीज़ पकड़ने में आसानी रहती है जब आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये है अभी जो चेंज हुआ था ये है आपका मुगल सराय जंक्शन। अब ये जो मुगल सराय जो जंक्शन है इसको अब नाम क्या कर दिया गया है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, इसके नाम पर जो है वो ये चेंज कर दिया गया है। और इसका जो कोड है वो क्या है, DDU, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, भारत में ऐतिहासिक विशाखा दिशा निर्देश किस संस्था द्वारा निर्धारित किए गए थे। अब ये जो विशाखा जो गाइडलाइन जो है वो बनाई गई थी किसके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 14 में क्या कह रहा है कि धारा 130 के बी में नियोजनों के वर्गीकरण को परिभाषित किया गया है। नियोजन मतलब क्या है, हाँ ठीक है, रोजगार के नियोजन से रिलेटेड है। द क्लासिफिकेशन ऑफ डैश एम्प्लॉयज इन डिफाइन द सेक्शन 130B। अब देखो अगर आपको इसकी ये जो सेक्शन जब मैंने HOR रूल पढ़ाया था HOR, तो अगर आपने ये चीज़ देखी होगी तो वहाँ पर मैंने ये धारा बताई थी, और ये धारा यहाँ पर अब थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है ना थोड़ा सा डीपली आ रहा है। डीपली का मतलब समझ, थोड़ा सा आपको चीज़ें जो है डिटेल से पढ़नी पड़ेगी। जैसे ए में मैंने बताया था क्या है, बी में, सी में और डी में, ये 4 जो क्लासिफिकेशन है वो धारा 130 के तहत किए गए हैं। किसके तहत, धारा 130 के तहत ये 4 क्लासिफिकेशन यानी कि 4 कैटेगरी में इसको बांटा गया। अब वो 4 कौन सी थी भाई, फर्स्ट में क्या आता है आपका कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। और बी में आपका क्या था, EI यानी कि इंटरमीडिएट, सॉरी ये आपका एसेंशियली इंटरमीडिएट हम इसको बोलते हैं, एसेंशियली इंटरमीडिएट, फुल फॉर्म भी इसकी याद रखना है। और सी में आपका क्या आता है, एक्सक्लूडेड, सी में आपका क्या था, एक्सक्लूडेड, ठीक है, अपवर्जित जिसको अपवर्जित जिसको हम कैटेगरी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास डी आपका एक बार बचता है, ये है आपका इंटेंसिव। कौन सा है, इंटेंसिव। अगर आपको ये चारों इस प्रकार से पता है तो आप इसको इजीली कर जाते। अब बी में क्या है, EI को बोलते हैं इनिशियल एसेंशियल इंटरमीडिएट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, EI।
तो ये मैंने धारा यहाँ पर बताई थी। अगर आपको HAR का थोड़ा सा डिटेल से चीज़ें देखनी है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भाई अग्निशामक जो यंत्र होते हैं यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, इसका समय पर जो है वो रिफिलिंग या रिचार्जिंग की जाती है, तो कितने समय में एक बार किया जाना आवश्यक है। तो जब भी अग्निशामक यंत्र जो है वो भरे जाते हैं, बदले जाते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना हर 12 महीने के बाद यानी कि हर साल इनको रिफिल किया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे आपका एक क्वेश्चन जो है ये पूछा था कि जो क्वेश्चन ऑर्डर होता है उसका रिकॉर्ड कितने साल तक रखा जाता है, तो ये भी कितना था, 12 मंथ या 12 महीने या 1 ईयर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे एक आपका TSR था, TSR भी पूछा था कि भाई एक तो ऑप्शन, वैसे तो इसका भी रिकॉर्ड 1 साल होता है, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं। और बाकी अगर आपको इससे चीज़ें जो है डिटेल से पढ़नी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही बताए जा सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि वीडियो अपने आप में बहुत लेंथी हो जाती है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर आते हैं तो सबसे पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और ज्वाइन जब आप करोगे यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर मैंने एक मेंबरशिप जो है वो चालू की है, तो मेंबरशिप में ध्यान रखना, मेंबरशिप में एक तो आपकी है 59 रुपये की, ठीक है, और दूसरी जो मेंबरशिप है वो है 479 रुपये की। तो अगर आप ये है आपका लेवल 1 और ये है आपका लेवल 2, तो भाई ये आपको ध्यान रखना है। इस मेंबरशिप को अगर आप परचेज करते हैं तो इसमें आपको, चाहे आप स्टेशन मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेन मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप CCTC, थोड़ा सा इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ, CCTC या CCTS, इसमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैंने डिटेल से इस वाली मेंबरशिप में सारी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है। लेकिन हाँ, अब आप कहेंगे कि भाई 59 में क्या मिलेगा फिर, तो 59 में ध्यान रखना है, इसमें आपको एक तो जो पेपर है आपके पेपर, तो जितने भी पेपर मैं सॉल्व करवाता हूँ उसका डिटेल एनालिसिस में यहाँ पर कराता हूँ। डिटेल एनालिसिस का मतलब समझ रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब देखो डिटेल एनालिसिस का मतलब क्या है कि अगर ये क्वेश्चन आया है तो यहाँ पर अगर ये इसके बारे में पूछ रहा है तो मैं 10 चीज़ें और भी यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ। तो अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन अगर ये ना पूछ के दूसरा पूछा जाता है तो आपका वहाँ पर उस क्वेश्चन के अंदर जो है वो सारी चीज़ें कवर होती है। लेकिन 479 में आपको पता है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो पेपर सेट हो, चाहे वो आपका एक बेहतरीन जो मैंने सीरीज चलाई है वो है आपकी सिलेक्शन सीरीज। क्या चलाई है, सिलेक्शन सीरीज। उसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को डिटेल से एनालाइज करते हैं। उससे क्या हो जाता है कि अगर आपका थ्योरी बेस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिलेक्शन जो सीरीज है आपकी, उसमें मैं सारे डाउट आपको क्लियर करवा देता हूं। तो चाहे आपका सिलेक्शन सीरीज CCTC की हो और चाहे आपका स्टेशन मास्टर या ट्रेन मैनेजर की हो, इसके लिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहां से अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 16वां क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कह रहा है कि सामान्यतः गैर अंतःपार्श्विक यानी कि नॉन इंटरलॉक जो पॉइंट होते हैं, इसके टर्नआउट या क्रॉसओवर पर गाड़ियों की गति इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है पहले ये स्पीड हुआ करती थी 15 किलोमीटर पर आवर, क्लियर, लेकिन अब यहाँ पर जो है इसने जो RRC ने वो राइट आंसर क्या दिया है, 30 किलोमीटर पर आवर, क्या दिया है, 30 किलोमीटर। अब ये जो लेटर है हो सकता है कि भाई ये जो स्पीड है वो बढ़ा दी गई है, इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि भाई कोई अगर लेटेस्ट में कोई लेटर निकला था और हमारी नज़र में वो नहीं आया तो उसको चेक हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस पर जो स्पीड है वो पहले थी 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अब ये RRC ने किस आधार पर दिया है ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर जो है हम भी चीज़ों को अपडेट करते हुए चलेंगे, जो जो नए सर्कुलर आएंगे उसको हम ऐड करते हुए चलेंगे और आपको बताते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, 17 क्वेश्चन ये कह रहा है कि दुर्घटना नियमावली के अनुसार नागरिक अधिकारियों के साथ दुर्घटना राहत चिकित्सा यानी कि ARMB और ART के लिए संयुक्त जो मॉक ड्रिल है वो आयोजित करने की निर्धारित अवधि क्या है। तो जब भी मॉक ड्रिल की यहाँ पर जब भी मॉक ड्रिल कराया जाएगा तो मॉक ड्रिल यहाँ पर आपको याद रखना है 3 महीने में एक बार कराया जाता है, ठीक है मेरे भाई, 3 महीने में एक बार। लेकिन अब भाई आपसे एक्सीडेंट ड्रिल भी तो पूछ सकता है, तो क्या आपको एक्सीडेंट ड्रिल के बारे में पता है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं, ठीक है। आपसे एक्सीडेंट जो ड्रिल है वो भी पूछी जा सकती है भाई, ठीक है। अगर एक्सीडेंट पूछी जाएगी तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 2 माह में एक बार होती है, 2 माह में एक बार। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पर एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ये जो आपकी मॉक ड्रिल होती है, मॉक ड्रिल जो है वो किस विभाग द्वारा कराई जाती है, तो ध्यान रखना ये कराई जाती है सेफ्टी जो डिपार्टमेंट होता है, कौन सा, सेफ्टी जो डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा यहाँ पर कराई जाती है। फिर बाकी यहाँ पर जो भी ड्रिल होती है, जो भी आपकी ड्रिल होती है, अच्छा इसको आदेशित कौन करता है, आदेश कौन देता है इसको कराने के, तो आदेश तो देते हैं DRM साहब। और इसका अगर आपसे सुपरविजन पूछा जाए कि भाई इसका पर्यवेक्षण, सुपरविजन अगर आपसे पूछा जाए यानी कि इसका पर्यवेक्षण कौन करते हैं, तो जैसे यहाँ पर कभी जो है एक सीधा सीधा सीनियर DSO दे देते हैं, ठीक है। तो सीनियर ग्रेड का जो
ऑफिसर होता है उसके द्वारा यहाँ पर इसका सुपरविजन किया जाता है। और आदेशित किसके द्वारा किया जाता है? तो डीआरएम के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 18 की बात कर रहा है कि स्टैंडर्ड 1 आर इंटरलॉक्ड स्टेशन पर मेन लाइन पॉइंट्स पर जो है वो ट्रेन के लिए अनुमत अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? तो जो आपका यहाँ पर राइट आंसर है देखो 50, 75, 15 या 110। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर हमें और चीज़ें क्या ध्यान रखती हैं कि जब हम इंटरलॉकिंग की बात करते हैं, तो इंटरलॉकिंग जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है फर्स्ट आर जिसमें स्पीड होती है 50 किलोमीटर पर आवर। एक होती है सेकंड आर जिसमें स्पीड होती है 110 किलोमीटर पर आवर। और एक होती है थर्ड आर जिसमें होती है 140 किलोमीटर पर आवर। और एक आपकी फोर्थ आर होती है, फोर्थ इंटरलॉकिंग, ये होती है 160 किलोमीटर। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आपके लिए ये थोड़ा सा फायदेमंद होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंटरलॉकिंग कितने प्रकार की होती है, तो मेरे भाई 4 प्रकार की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप ये पूछोगे भाई कि फिर वो 4 प्रकार की कौन सी होती है, तो मैंने वही बताया कि भाई अगर आप 4 प्रकार के डिटेल से मैं चीज़ें यहाँ पर बताने लग जाऊँगा तो थोड़ा सा 110 क्वेश्चन है ना, वो बहुत थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। जैसे आपका इसमें मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है, इलेक्ट्रिकल जो यहाँ पर जो आरआरआई इंटरलॉकिंग होती है, ये 4 प्रकार की होती है ना। एक तो आपकी मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है, एक आपकी पैनल इंटरलॉकिंग होती है, एक आपकी आरआरआई होती है, रूट रिले इंटरलॉकिंग होती है, और एक आपकी, अरे यार ये बार-बार जो है ना ये डिलीट हो जा रहा है मेरे से, ठीक है। एक आपकी मैंने क्या बताया, मैकेनिकल आपकी हो जाएगी पैनल, और एक आपकी हो जाएगी आरआर यानी कि रूट रिले इंटरलॉकिंग, और एक होती है एसएसआई यानी कि सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग। ये 4 प्रकार की इंटरलॉकिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर यह है, अभी लेटेस्ट में जो अपडेट वर्जन है वो एसएसआई है, इसी को ही इलेक्ट्रॉनिक, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, इसी को ही ईआई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कहते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 19 में ये कह रहा है कि एक डिटोनेटर को बोलते हैं पटाखा सिग्नल का जो जीवन काल है उसके सामान्य जीवन काल की समाप्ति के बाद वो कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है? और जो उसका सामान्य जीवन काल है और वो क्या हो रहा है, समाप्त, तो उसके बाद आप कितने साल बढ़ा सकते हैं? तो भाई कितनी वैलिडिटी आप बढ़ा सकते हैं? तो जो डिटोनेटर होता है ना, पटाखा जो सिग्नल होता है, ये आपका जो पटाखा सिग्नल होता है, इसका अगर मैं सामान्य जीवन काल की बात करूं तो कितना होता है? 5 साल इसका जीवन काल होता है। फिर हर साल इसका टेस्ट किया जाता है। तो इसको जब भी टेस्ट किया जाता है हर साल, तो जैसे 1 साल इस बार टेस्ट किया, फिर 1 साल बढ़ा दी, फिर दूसरे साल टेस्ट किया, फिर 1 साल और बढ़ा दी, फिर तीसरे साल टेस्ट किया, फिर 1 साल और बढ़ा दी। ऐसे करके जब आप इसमें 5 साल में ये भी 1-1 साल और ऐड करते हैं तो ये टोटल मिला के कितना हो जाता है? 8 साल हो जाता है। तो कितने साल, कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है? तो यहाँ पर आपको पता है 3 साल बढ़ाया जाता है, और 3 साल बढ़ाने के बाद ये कितना हो जाता है? 8 साल हो जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर क्या है, जैसे ये पटाखा सिग्नल है, पटाखा सिग्नल में आपको और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? तो पटाखा सिग्नल में ध्यान रखना कि इसमें जो पटाखा एक जो रजिस्टर होता है, क्या होता है? पटाखा सिग्नल का एक रजिस्टर होता है। रजिस्टर में कितने भाग होते हैं भाई? 4 भाग होते हैं। अब वो जो 4 भाग है वो कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है ए, शॉर्ट ट्रिक में आपको बता रहा हूँ, एक आपका होता है बी, और एक आपका होता है डी, और एक आपका होता है टी। अब अगर ये ए, बी, डी और टी अगर आपको ये पता है तो समझ लो आपको इसके चारों भाग पता हैं। और अगर आपसे थोड़ा सा डीपली पूछेगा तो आप उसको इजीली कर जाओगे। ए का मतलब क्या होता है? एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है भाई? आश्वासन। तो जब आप पटाखा सिग्नल पर सिग्नेचर वगैरह करते हैं, है ना, आश्वासन देते हैं, तो ये ए पार्ट में देते हैं। बी में क्या होता है? बैलेंसिंग। क्या होता है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब क्या? पटाखा सिग्नल कितने बैलेंस है ये देखा जाता है। फिर यहाँ पर ड्यूटी ऑफ स्टाफ, है ना, कौन ड्यूटी पर था, है ना, स्टाफ जो ड्यूटी पर होता है, तो उससे रिलेटेड विवरण जो है वो डी पार्ट में रहते हैं। और टी का मतलब क्या होता है? टेस्टिंग। क्या होता है? टेस्टिंग। अब आप मुझे बताओ कि अगर इस प्रकार से ये चारों आपको पार्ट पता है तो भाई आप इजीली इसको कर जाओगे। अब यहाँ पर आपने पटाखा सिग्नल के अंतर्गत ये चीज़ तो पढ़ ही ली है, साथ ही साथ आपने इसके 4 पार्ट भी पढ़ लिए। इसी तरीके से मैं डिटेल एनालिसिस करवाता हूँ आपने वीडियो में। और दूसरा यहाँ पर क्या है, दूसरा चीज़ और आपको क्या ध्यान रखनी है, जैसे मैं इसमें अगर बात करूँ, इसमें पटाखा सिग्नल में अगर एक इसमें जो आश्वासन जो रजिस्टर होता है, ये तो आपका फॉक्स सिग्नल रजिस्टर होता है जिसमें ये लिया जाता है। बाकी इसे कितने प्रतियों में, अगर आपसे प्रति पूछा जाएगा, कॉपी कितने प्रतियों में तैयार किया जाता है, तो ये 2 कॉपियों में तैयार किया जाता है। बाकी ये जो रजिस्टर होता है इसके 4 भाग होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है 20 ये कह रहा है कि स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक सेक्शन में घने कोहरे के मौसम के दौरान ट्रेन की जो अधिकतम गति है वो क्या होती है? व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग डेंस फॉगी वेदर इनटू ऑटोमेटिक सेक्शन। ऑटोमेटिक सेक्शन की बात कर रहा है तो हमें यही चीज़ पकड़नी है। ऑटोमेटिक सेक्शन में ध्यान रखना कि थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पता है तो ऑप्शन देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो ऑटोमेटिक सेक्शन में आपने क्या पढ़ा होगा कि मान के चलो अगर ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है तो स्पीड कितनी होगी? 60 kmph, ठीक है। लेकिन अगर वो डबल येलो दिखा रहा है तो इसका मतलब स्पीड कितनी होगी? 10 kmph, ये आपने पढ़ा होगा। फिर आपने देखा होगा कि अगर सिंगल येलो है इसका मतलब क्या है? मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव,
रेस्ट्रिक्टिव, ये 3 चीज़ें आपने देखी होगी। सॉरी, मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव नहीं बल्कि कॉशसली होता है। क्या होता है? कॉशसली होता है, यानी कि सावधानी पूर्वक। अब ये तीनों चीज़ें अगर आपको पता है, अब तो आप इजीली इसको कर जाओगे। अब इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होना चाहिए भाई? 60 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अधिकतम गति क्या है? तो अधिकतम तो गति भाई कितनी होती है? यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, ये कितनी होती है? 60 होती है। लेकिन इसने कंडीशन नहीं दी। अगर ये ग्रीन की कंडीशन देता तो भी हम यहाँ पर क्या करते? 60 लगाते। डबल येलो की कंडीशन देता तो भाई 30 लगाते। तो भाई 30 तो होगा नहीं, 40 और 20 हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। बाकी सिंगल येलो में अगर रहता है सिग्नल तो कॉशसली यहाँ पर स्पीड रहेगी। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ 21, ये कह रहा है कि भारत में प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और अगर विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछा जाए, विश्व हिंदी दिवस, तो वो आपका यहाँ पर जो है वो 10 जनवरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो जो डेटोनेटर होता है, यानी कि जो पटाखा सिग्नल होता है, उसको और किस नाम से जाना जाता है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। ये पूछ रहा है डेटोनेटर, तो डेटोनेटर को क्या बोलते हैं? फॉक सिग्नल बोलते हैं, कोहरा संकेत बोलते हैं इसको, कोहरा संकेत। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या करें? डबल लाइन सेक्शन पर संचार की पूर्ण विफलता यानी कि टोटल फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा है। यानी कि जब टोटल फेलियर कम्युनिकेशन चल रहा है तो इसके दौरान स्पष्ट दृश्यता होने पर, कैसी स्पष्ट दृश्यता होने पर, जो पेपर लाइन क्लियर टिकट है यानी कि जो TC 602 है वो जारी होने के बाद ट्रेन अधिकतम किस गति से चल सकती है? अब देखो, जब हमने टोटल फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था, टोटल फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था, तो वो हमने सारी जो अथॉरिटी है वो हमने क्लियर की थी। अब यहाँ पर इस अथॉरिटी की बात कर रहा है TC 602। पहली बात तो ये डबल लाइन पर दी जाती है। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है? डबल लाइन पर। अब जब ये डबल लाइन पर दी जाती है तो यहाँ पर स्पीड जो है वो टोटल फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन में क्या रहती है भाई? 25 और 10 की स्पीड रहती है। अगर मौसम साफ है तो 25, अगर मौसम खराब है तो 10। अब यहाँ पर क्या करा? मौसम क्या है? साफ है। अगर मौसम साफ है तो भाई आपको भी साफ आंसर लगाना पड़ेगा, और साफ लगाओगे तो 25 ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 10 तो कहीं है नहीं। पैदल चलने की गति नहीं होती है, 45 नहीं होगी, 15 नहीं होगी, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 24। अब 24 में कह रहा है कि एक बॉक्सन रैक की जो मानक संरचना होती है वो कितनी होती है? यानी कि द स्टैंडर्ड कंपोजिशन ऑफ बॉक्सन रैक। तो यहाँ पर बॉक्सन की पूछ रहा है, तो बॉक्सन में आपको राइट आंसर क्या करना है? 59 प्लस ब्रेकमान। लेकिन अगर यही चीज़ जो है वो आपसे बॉक्सन HL पूछता, क्या पूछता? बॉक्सन HL पूछता, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होता है? 58 प्लस ये। अब 42 में क्या होता है? ये होता है आपका BCN। क्या होता है? BCN। और अगर आपसे पूछता BCN, क्या पूछता? BCN HL, तो BCN HL में आपका राइट आंसर यही हो जाता है। तो अगर HL होगा तो भाई HL में 58 याद रखना है। बाकी अगर बॉक्सन पूछ रहा है तो भाई 59 आपको आंसर करना था यहाँ पर, यही आपका राइट आंसर होता। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई यदि किसी इंजीनियरिंग ब्लॉक या लोकोमोटिव विफलता के कारण ट्रेन को स्टेशन पर लंबे समय तक रोका जाता है तो कितने मिनट के ठहराव के बाद लोको पायलट और गार्ड को हैंड ब्रेक लगाकर ट्रेन को सुरक्षित किया जाना चाहिए? अब मान के चलो भाई इंजन खराब हो गया या कोई इंजीनियरिंग ब्लॉक है, अब अगर मैं उसके कारण अगर गाड़ी को अगर रोकना पड़ा तो भाई गार्ड और जो लोको पायलट होते हैं वो कितने मिनट के बाद यहाँ पर हैंड ब्रेक लगाएंगे? तो भाई ध्यान रखना, यहाँ पर देखो 5 मिनट और 10 मिनट तो नहीं होता है, 30 मिनट ज़्यादा हो जाता है। यहाँ हमारा एक ऑप्शन है जो 15 मिनट है, और 15 मिनट का टाइम होने के बाद ही यहाँ पर हैंड ब्रेक लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है? 26, थोड़ा स्टैटिक का क्वेश्चन है। कौन सा शहर जो है वो माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के रूप में जाने वाले यूनेस्को विश्व धरोहर रेलवे की स्थल की मेजबानी करता है? ठीक है, जिसमें ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू की गई टॉय ट्रेन शामिल है। अब विश्व धरोहर में जो चीज़ आपको शामिल यहाँ पर की गई है वो शिमला भी है, दार्जिलिंग भी है, ऊटी भी है। ये तीनों जो है ये आपके यूनेस्को की मेजबानी करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? डी ऑप्शन, यानी कि इनमें से ये सभी, ऊपर के सभी, सॉरी। अगला हमारे पास आता है 27 ये कह रहा है एक ऑटोमेटिक सिग्नल की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो पहचान जब भी आपसे पूछी जाती है तो बड़े आसान क्वेश्चन रहते हैं, और कई बार जो है क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया है। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ए मार्कर। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ये पूछता सेमी ऑटोमेटिक, क्या पूछता? सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक, तो सेमी ऑटोमेटिक की पहचान क्या होती है? जलता हुआ ए मार्कर। ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। सी मार्कर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये क्या है? कॉलिंग ऑन सिग्नल है। कौन सा है? कॉलिंग ऑन सिग्नल। ये सिग्नल पहचान होती है कॉलिंग ऑन की। अच्छा, ए बी मार्कर क्या है? जब ऑटोमेटिक यहाँ पर ए बी मार्कर लगता है, ठीक है, तो ये अभी आपने शायद नहीं देखा होगा ये वाला मार्कर। लेकिन यहाँ पर और चीज़ क्या ध्यान देनी है आपको, एक तो आपसे ये पूछा जाता है कि जी मार्कर किसका होता है। क्लियर? तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जी मार्कर, तो जी से क्या बनता है? गेट। क्या बनता है? गेट। फिर अगर मैं पी की बात करूँ, तो पी का मतलब होता है परमिसिव, और परमिसिव किसका होता है? डिस्टेंट का। किसका होता है? डिस्टेंट का। क्लियर?
तो यहाँ पर ये जो है कुछ आपको पॉइंट याद रखने हैं। तो गेट हो गया, परमिसिव हो गया, फिर एक और जो है ये पूछा जाता है, जैसे मान के सपोज दैट ये लिखा हुआ है आर, आर को बोलते हैं रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। तो जो रिपीटिंग सिग्नल होता है ना, वो यहाँ पर जो है वो आर मार्कर इस पर लगा होता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट मार्कर हैं जो आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 28, यहाँ पर कह रहा है कि डी एंड ए आर कार्रवाई में संयुक्त कार्रवाई के लिए कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है। तो कॉमन प्रोसीडिंग की बात कर रहा है और ज़्यादातर आपने यही चीज़ पढ़ी होगी, कॉमन प्रोसीडिंग। तो कॉमन प्रोसीडिंग में कौन सा यहाँ पर फॉर्म दिया जाता है? तो SF10 आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा यहाँ पर क्या है, ये जो SF5 है, ये आपको पता है जो SF5 जारी की जाती है वो आपकी मेजर पेनल्टी के लिए जारी की जाती है। ठीक है, मेजर पेनल्टी के लिए जारी की जाती है। और ये आप सभी लोगों को पता है ये माइनर पेनल्टी के लिए जारी की जाती है, माइनर पेनल्टी। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। और ये अगर आप जो इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर होता है उसका यहाँ पर जो है वो नियुक्ति के लिए यहाँ पर SF7 जारी की जाती है। बाकी इसके जो है वो आपको रूल पता होने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट रूल है रूल नंबर 6। इसका रूल नंबर 6 में बताया गया है कि भाई इसमें पेनल्टी के बारे में बताया गया। किसके बारे में? पेनल्टी। पेनल्टी को बोलते हैं हिंदी में शास्तियाँ। क्या बोलते हैं मेरे भाई? शास्तियाँ। अगर शास्तियों के बारे में बताया गया तो किस में बताया गया? रूल नंबर 6 में। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? रूल नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। SF5 जब भी दी जाएगी तो SF5 के तहत इस यानी कि SF5 जब भी दी जाएगी तो इसके तहत जो है वो प्रोसीजर यानी कि कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, अगर मान के चलो अगर आपको SF5 जारी की गई तो रूल नंबर 9 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई का यहाँ पर जिक्र किया गया है और इसी के तहत जो है वो जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जांच अधिकारी की नियुक्ति। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी रूल नंबर जो आपका 11 है वो SF11 से संबंधित है। तो SF11 अगर आपको मिलती है तो रूल नंबर 11 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फिर एक और इसमें रूल पूछा जाता है, रूल नंबर 5। ये जो रूल नंबर 5 है ये आपका निलंबन से संबंधित है और निलंबन को क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन या निलंबन। ठीक है, तो ये जो है रूल आपको पता होने चाहिए। अगर इतने भी रूल आपको पता है तो मुझे लगता है कि शायद आपका यहाँ पर काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्रथम रोक सिग्नल से कोरा सिग्नल पोस्ट कितनी दूरी पर स्थित होता है? तो भाई यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 270 मीटर। अब फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है, सपोज दैट आपका यहाँ पर ये स्टेशन है और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एडवांस और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा होम। ठीक, होम से आगे, इस होम से आगे 270 मीटर पहले जो है एक पोस्ट बनाई जाती है स्लीपर के ऊपर, जो है काले और सफ़ेद रंग से इसको रंग दिया जाता है। तो ये इसको बोलते हैं FSP, फॉग सिग्नल पोस्ट। तो ये 270 मीटर पहले यहाँ पर लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है कि जो CC+8+2 से लोड की गई मालगाड़ी की जो अधिकतम अनुमेय गति होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ पर जो है वो 60, 30 या 40 या 75 ये आपका दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? 60 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 31 में, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, कुछ क्वेश्चन जो है लोगों को डाउट लग रहे थे। अब वो डाउट इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं पूरे रूल के हिसाब से पूछे गए हैं, लेकिन जब वो नया सर्कुलर जारी होता है तो उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, तो थोड़ा सा वहाँ पर डिसबैलेंस हो जाता है कि इसका आंसर चेंज तो नहीं हो गया। अब 31 कह रहा है कि 8.5 के एक टर्न आउट यानी कि सममित विभाजित सिमेट्रिकल स्प्लिट पैसे स्लीपर निमकाना फलाना ये सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, इसमें ट्रेन की अधिकतम गति इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अब वो कह रहा है कि इससे अधिक नहीं होनी चाहिए किसमें? जब 8.5 का टर्नआउट हो और कैसा हो? सिमेट्रिकल स्प्लिट और थिक वेव स्विच के साथ हो। ठीक है, तो सिमेट्रिकल स्पीड में स्पीड जो है वो आपकी 30 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर यही अगर ये 8.5 का अगर ये कर्व टर्नआउट पूछता है, कैसा वाला? सिमेट्रिकल की जगह क्या पूछता है? कर्व्ड। अगर क्या पूछता है? कर्व्ड। तो कर्व्ड के मामले में आपका राइट आंसर क्या? 15 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि प्रीमियम रेक के ब्रेक पावर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है? तो जब हमने बीपीसी पढ़ा था बड़े प्यार से और बड़े इत्मीनान तरीके से हमने चीज़ों को कवर किया था और बीपीसी की मैंने एक ही वीडियो बनाई थी और बाकी मैंने इसका एक MCQ लेके आया था। तो सारी चीज़ें जो है ना एक बारी में यहाँ से अगर क्वेश्चन जब भी बनेगा तो इससे बार कभी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इस तरीके से हमने कवर किया था। अब प्रीमियम बीपीसी की जो वैधता होती है वो क्या होती है? 12+3 दिन। क्या होती है? 12+3 दिन। अब ये जो 3 दिन होता है ये ग्रेस पीरियड होता है।
क्या होता है, ग्रेस पीरियड होता है। और ये जो 12 होता है इसमें आप जो है वो लोडिंग और जो अनलोडिंग है वो अनलिमिटेड कर सकते हैं। लेकिन ये 3 पीरियड ग्रेस पीरियड जो है वो अगर जो लोड है प्रीमियम जो रैक का जो लोड है अगर वो अपने बेस डिपो की ओर जा रहा है तब ये 3 दिन यहाँ पर ग्रेस पीरियड बन जाता है। ठीक है, तो भाई एक बार बताओ, उसका एग्जामिनेशन भी तो होना चाहिए। तो एग्जामिनेशन होने का मतलब है कि भाई वो 3 दिन इसको थोड़ा सा ग्रेस पीरियड यहाँ पर मिल जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, 12 दिन, यानी कि 12 प्लस 3 दिन। तो ये इसने 3 नहीं दिया बल्कि क्या दे दिया, सॉरी क्या दे दिया, 12 दिन दे दिया। इसी प्रकार से जैसे और बीपीसी आपने देखा होगा, जब आप बीपीसी पढ़ते हैं तो बीपीसी में क्या है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होती है। ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई बीपीसी जारी कौन करता है, तो टीएक्सआर हम शॉर्ट में लिख देते हैं इसको। जो एसएससी जो सीएनडब्ल्यू है, ठीक है, जो एसएससी जो सीएनडब्ल्यू होता है, सीएनडब्ल्यू होता है, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है और ये 3 प्रतियों में जारी की जाती है। भाई ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी इसमें बीपीसी में जो है वो ट्रेन मैनेजर और जो लोको पायलट हैं उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। सारे पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। बीपीसी में और चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, एक तो इसमें पूछा जाता है एंड टू एंड, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, इसकी बीपीसी की वैलिडिटी कितनी होती है। तो इसकी होती है डेस्टिनेशन स्टेशन तक, लोडिंग से लेकर, इसको मैं लिख देता हूँ, लोडिंग टू अनलोडिंग स्टेशन। तो लोडिंग जहाँ पर होती है और अनलोडिंग जहाँ पर होनी है वहाँ तक इसकी वैलिडिटी होती है। लेकिन अगर लोडिंग से अनलोडिंग ना दे तो आपको क्या देगा, डेस्टिनेशन स्टेशन तक। तो डेस्टिनेशन जो स्टेशन है वहाँ तक इसकी वैलिडिटी होती है। बाकी हमने यहाँ पर प्रीमियम पढ़ लिया है, 12 प्लस 3 दिन होता है। इसके बाद आपका आता है सीसी रेक। क्या आता है, सीसी रेक, इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट रेक। अगर सीसी रेक की हम बात करें तो सीसी रेक की जो वैलिडिटी वो कितनी होती है, या तो जो है वो 7500 किलोमीटर होता है और या आपका 35 दिन होता है। कितना होता है, 35 दिन। तो दोनों में से जो भी पहले होता है, अगर 35 दिन पहले हो जाता है तो बीपीसी इनवैलिड हो जाएगी, तब तक ये वैलिड है। जब तक ये 7500 किलोमीटर पूरा नहीं करता तब तक वो वैलिड रहेगी। जैसे ये 7500 किलोमीटर कंप्लीट कर लेगा उसके बाद जो है वो वैलिडिटी इनवैलिड हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद जो है अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 33 है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो जो है वो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। अब अगर लेंथी हो जाएगी तो होने दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की डिटेल आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी और यहाँ से आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो और भी साथ में कवर होंगे। ठीक है, और हमारा जो मकसद है वो पेपर सॉल्व करना नहीं बल्कि पेपर के साथ अच्छे से रिविजन करना भी है, जो कि हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि हमें ये नहीं है कि भाई हमने 110 क्वेश्चन जो है वो 30 मिनट में करने हैं। हमारा अभी टारगेट ये होना चाहिए कि हम 110 क्वेश्चन कर रहे हैं तो किस समझ के हिसाब से कर रहे हैं, कितनी समझ के हिसाब से कर रहे हैं, क्या हमें और भी चीज़ें उसकी क्वेश्चन के साथ साथ पता है या नहीं है। अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो भाई आपको लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। इसी तरीके से आपकी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास, जब भी हिंदी भाषा के विकास की बात आएगी तो इसका एक ही आर्टिकल है जो आपका 351 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 351 क्या हो जाएगा, आपका हिंदी भाषा का विकास, इससे ये संबंधित है। 343 में क्या कहता है, ये कहता है संघ की राजभाषा। ठीक है, मैं संघ की भाषा लिख देता हूँ। ठीक है, संघ की राजभाषा ये इसमें बताया गया है। 344 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक तो आपका राजभाषा आयोग का गठन, याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजभाषा जो आयोग है, राजभाषा आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है भाई, 344 इसके तहत होता है। फिर एक और चीज़ है जो 344 के तहत गठन होता है, उसको बोलते हैं हम संसदीय राजभाषा समिति। क्या बोलते हैं, संसदीय। एक तो थोड़ा सा जो है ना पेन जो है इधर उधर खिसक रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। संसदीय राजभाषा समिति। तो भाई ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का जो गठन है वो आर्टिकल 344 के तहत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर राजभाषा आयोग का गठन जब होता है 344 के तहत, तो कब हुआ था, ये 7 जून 1955। ये आपको ध्यान रखना है, कब हुआ था, 7 जून 1955। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो आप सभी लोगों को पता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब चलते हैं यहाँ पर आगे। 344 के बाद देखो ये तो ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, लेकिन 348 ज़रूर पूछा जाता है। 348 इसलिए पूछा जाता है कि इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संदर्भ में जो है वो भाषा बताई गई कि भाई इनके जो आप यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो क्या होगी 348 के तहत। ठीक, और फिर इसके बाद एक और आता है 345 जो ज़्यादातर पूछा जाता है। 345 में क्या कहता है कि भाई देखो जब हम 343 पढ़ते हैं तो ये तो संघ की भाषा हो जाएगी, संघ की। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि राज्यों की भाषा, किसकी, राज्यों की भाषा। जैसे मान के चलो एक आपका उत्तराखंड है और एक आपका क्या है यूपी, तो उत्तराखंड और यूपी के बीच जो पत्राचार की जो भाषा है वो 345 में दी गई, इसीलिए राज्यों की भाषा इसमें आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
34 पर कैश साइडिंग का प्रावधान अनिवार्य है जहां स्टेशन की ओर गिरती यानी कि गिरती हुई ढलान इतने से अधिक थी। और जैसी कैश साइडिंग आती है तो कैश साइडिंग में ध्यान रखना, यहाँ पर जब भी ग्रेडियंट की बात आएगी तो कैश साइडिंग में ग्रेडियंट आपका 80 में कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अगर स्लिप साइडिंग की बात आएगी, किसकी, स्लिप साइडिंग की, तो स्लिप साइडिंग में मेरे भाई जो ग्रेडियंट होता है वो होता है 100 में 1। कितना, 100 में 1। तो भाई ये दोनों चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि ग्रेडियंट कैश साइड में कितना और स्लिप साइडिंग में कितना। अब यहाँ पर क्या है भाई, ज़्यादातर क्या होता है कि आदमी ये समझता है कि भाई हमें तो ये पता है, लेकिन जब इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो 180 में 1 भी लग जाता है आंसर, देख रहे होंगे ना, तो कन्फ्यूज नहीं होना। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब कैश साइडिंग की बात आएगी तो ये आपका जो इंपॉर्टेंट इसका उद्देश्य क्या है, लगाया क्यों जाता है, इसको बनाई क्यों जाती है, तो ये क्या करती है, स्टेशन सेक्शन का बचाव करती है। किसका, स्टेशन जो सेक्शन होता है उसका क्या करती है, बचाव करती है। अगर ये स्टेशन सेक्शन का बचाव करेगी इसका मतलब है ब्लॉक सेक्शन में इसको बनाना पड़ेगा, तब जाके स्टेशन सेक्शन का बचाव करेगी। लेकिन अगर जो स्लिप साइडिंग है ये जो है वो ब्लॉक सेक्शन का बचाव करती है। किसका, ब्लॉक सेक्शन का बचाव करती है। अब आप मुझे बताओ, अगर हमें ब्लॉक सेक्शन बचाना है तो बनाना कहाँ पड़ेगा, इसको स्टेशन सेक्शन में बनाना पड़ेगा, तब जाकर तो ब्लॉक सेक्शन का बचाव करेगी। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना है, ये स्टेशन सेक्शन का बचाव करती है मतलब ब्लॉक सेक्शन में बनाई जाती है, और ये ब्लॉक सेक्शन का बचाव करती है मतलब स्टेशन सेक्शन में बनाई जाती है। अब ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पर ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी इसको हमेशा जब भी सेट किया जाता है, इसके जो पॉइंट है इसको जब भी सेट किया जाता है तो ये हमेशा जो है वो नॉर्मल में रहता है, नॉर्मल में। बाकी अगर गाड़ियों को रिसीव करना होता है तो इसको रिवर्स करके पॉइंटों को सेट कर दिया जाता है। बाकी इसकी जो पोजीशन है वो नॉर्मली होती है ओपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें 35, केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन गृह मंत्री के संदर्भ में क्या पूछा जाता है कि संसदीय जो राजभाषा समिति होती है, जो संसदीय राजभाषा जो आपकी समिति होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भाई उसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। यहाँ तक बात आपको आनी चाहिए क्लियर। इसके बाद जो है और इसमें जो और चीज़ें क्या है जो आपसे ज़्यादातर पूछी जाती है, हाँ, अगर केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा, उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष ध्यान रखना वो कौन होते हैं, वो होते हैं गृह मंत्री। तो कुछ इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 36, ये कह रहा है कि ब्लॉक वर्किंग मैनुअल के अनुसार आने वाली ट्रेन को लाइन क्लियर देने से पहले स्टेशन मास्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि लाइन कहाँ तक साफ है। तो भाई लाइन कहाँ तक साफ होनी चाहिए, होम सिग्नल तक या ब्लॉक ओवरलैप तक या स्टार्टर सिग्नल तक या पॉइंट नंबर 10। देखो पॉइंट नंबर तक ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। लाइन जो है आपकी होम सिग्नल तक तो साफ होनी ही चाहिए। बाकी जब भी आप लाइन क्लियर देते हैं तो होम से आगे भी पर्याप्त दूरी तक लाइन क्लियर साफ होनी चाहिए, और होम से आगे पर्याप्त दूरी को बोलते हैं ब्लॉक और ओवरलैप। तो स्टार्टर सिग्नल तो कोई मतलब बनता नहीं है हमारा। एक तो ऑप्शन होम मुझे लग रहा था कि भाई ये डाउट हो सकता है, एक बार के लिए हम कह सकते हैं कि भाई होम सिग्नल तक हमारा डाउट हो सकता है। दूसरा ब्लॉक ओवरलैप, अगर आपको लाइन क्लियर देने से पहले तो स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा कि भाई होम सिग्नल तो साफ होनी चाहिए, लेकिन उससे आगे पर्याप्त दूरी तक, और उससे आगे जो पर्याप्त दूरी होती है उसको बोलते हैं हम ब्लॉक ओवरलैप। कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर अगर आपका स्टेशन है और यहाँ पर आपका होम है, सॉरी यहाँ पर आपका जो है वो एडवांस है, ठीक है, ये आपका स्टार्टर है, यहाँ पर ये स्टार्टर है, ये आपका हो जाएगा भाई यहाँ पर होम, क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। अब अगर इधर से कोई गाड़ी आ रही है तो भाई यहाँ तक तो साफ होनी ही चाहिए क्योंकि ये ब्लॉक सेक्शन है, तो यहाँ तक तो साफ होनी ही चाहिए, बल्कि यहाँ से आगे ये जो आपका ब्लॉक ओवरलैप है पर्याप्त दूरी यहाँ तक भी ये साफ होनी चाहिए, और इसको हम बोलते हैं ब्लॉक ओवरलैप। और ब्लॉक ओवरलैप जो होता है वो सिंगल लाइन और डबल लाइन पर अलग होता है, सॉरी दो संकेती और बहुसंकेती में अलग होता है। लेकिन मैं यहाँ पर मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर होता है, और सिग्नल सॉरी यहाँ पर जो है ध्यान रखना मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट यहाँ पर कितना होता है 180 मीटर। तो जहाँ पर रंगीन बत्ती लगी है वहाँ पर ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है 180 मीटर। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर इससे आगे ये जो आपकी जो डिस्टेंस होती है ये आपकी होती है सिग्नल ओवरलैप, और यहाँ पर ये जो दूरी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए 120 मीटर। अब ये सिग्नल ओवरलैप किस लिए होता है, होम सिग्नल ऑफ करने के लिए जो दूरी साफ रखी जाती है उसको हम बोलते हैं सिग्नल ओवरलैप। तो कुछ इस प्रकार से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो भाई रुद्रा माइंड मैप आपके लिए हाजिर है। आप अच्छे से वहाँ से ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाया है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 37 ये कह रहा है केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। तो जब भी मंत्रालय पूछा जाएगा किसके मामले में, राजभाषा के बारे में, तो भाई मंत्रालय हमारा एक ही बसता है, वो है गृह मंत्रालय। भाई वो भी विधि मंत्रालय भी तब हमारा एक क्वेश्चन काम कर जाता है, एक क्वेश्चन में जो आपका रहता है विधि मंत्रालय के मामले में। अगर अनुवाद करना है किसी चीज़ का, अगर अनुवाद करवाना है तो भाई उसके लिए एक विधि मंत्रालय आपका काम में आ जाता है। बाकी आंख बंद करके हमेशा गृह मंत्रालय पर टिक मार दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 38। और इस क्वेश्चन में भी जो है वो थोड़ा सा डाउट था लोगों को कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। जब रेल की पटरी 30 mm तक टूट जाती है, यानी कि 30 mm तक अगर रेल का फ्रैक्चर होता है तो आने वाली अगली, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसकी लैंग्वेज बड़ी टेढ़ी है। अगर आपने लैंग्वेज पकड़ दी, यहाँ पर जो गलतियाँ हुई ना लड़कों से, भाई लोगों से, वो यही हुई है कि भाई यहाँ पर जो है ना लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाए और सीधा क्या हुआ, 4 ऑप्शन दिखे, पढ़ा सब कुछ था लेकिन क्लियर कुछ नहीं था। ठीक है, जो चीज़ क्लियर थी वो भी गलत करके आगे। कारण ये था कि क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ा नहीं। अगर क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ते तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है गलत नहीं होते। तो यहाँ पर क्या करें, अगली परिवर्तित गाड़ियों को कितनी गति सीमा का पालन करना चाहिए। तो अगर 30 mm का रेल फ्रैक्चर है तो अगली जो गाड़ियां हैं, अगली का मतलब समझ रहे हैं, पहली गाड़ी निकलने के बाद इसका जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, 15 kmph। तो दूसरी चीज़, जब आप परमानेंट वे जो मैनुअल है IRICEN, आप इस साइड पर जाना CEN और इसका परमानेंट वे मैनुअल डाउनलोड करना और वहाँ से आप इस स्पीड को देख सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी 30 mm का रेल फ्रैक्चर हो तो दोनों चीज़ें मैं बता देता हूँ कि जो फर्स्ट गाड़ी है, जो पहली गाड़ी है वो 10 की स्पीड से जाएगी। क्लियर, पहले पॉइंट। बाद की जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पर स्पीड बताई गई है 15 kmph। ठीक है, लेकिन अब वहाँ पर जो है वो 20 की स्पीड दी गई है। अब इस कंडीशन में क्या करेगा, जो इंजीनियरिंग विभाग का जो कर्मचारी है, अगर 30 mm का रेल फ्रैक्चर होता है और उसको रिपेयर करता है तो रिपेयर करने के बाद जो पहली गाड़ी है पहले वहाँ पर उसको रुकवाएगा, उस फ्रैक्चर से पहले। रुकवाने के बाद वो 10 की स्पीड से आगे बढ़ेगी गाड़ी। ठीक है, लोको पायलट चेक करेगा अगर वगैरह सब सारी चीज़ें, उसके बाद फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वो अपनी गाड़ी को 10 की स्पीड से बढ़ाएगा और बाद में जो गाड़ियाँ होगी वो 15 की स्पीड से। देखो पहले 15 थी, अब ये 20 हो गई है। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, यदि लोको पायलट ने कितने महीने या उससे अधिक अवधि के लिए किसी भी प्रकार के लोकोमोटिव या ऑटोमेटिक जो चलित वाहन पर काम नहीं किया है तो उसकी पहली यात्रा के दौरान एक प्रमाणित जो लोको है यानी कि CLI है उसको फुटप्लेट ड्यूटी पर उनके साथ जाना अनिवार्य है। तो मान के चलो कोई लोको पायलट है और वो मान के कितने महीने से अधिक वो उसने इंजन नहीं चलाया है या गाड़ी नहीं चलाई है, तो जब उसके बाद वो वापस ड्यूटी पर आता है तो पहली यात्रा जब भी करता है तो CLI फुल प्लेट करेगा। तो इसके लिए समय सीमा कितनी है, 6 महीने। मान के कोई लोको पायलट है, अगर वो 6 महीने से छुट्टी पर चल रहा है या बीमार चल रहा है और उसके बाद वापस ड्यूटी पर आता है तो पहली जब भी वो यात्रा करेगा तो CLI उसके साथ फुल प्लेट करेगा। तो यहाँ पर वो 6 महीने का पीरियड है जो ये कंडीशन बताएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 40, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हाथ सिग्नल, झंडा, लैंप यानी कि ऑल लाइट सिग्नल आदान प्रदान करने से छूट दी गई है। यानी कि वो 4 ऑप्शन में से वो कौन सा है जो ऑल लाइट सिग्नल नहीं करेगा तो भी काम चलेगा, यानी कि उसको छोड़ दी गई है कि भैया आप ऑल लाइट सिग्नल मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपका एक तो है बिना गार्ड के चलने वाली ट्रेन के लोको पायलट। अब आप भाई ये तो हो ही नहीं सकता भाई। सुपर फास्ट ट्रेन के गार्ड, अगर कोई सुपर फास्ट में कोई ट्रेन मैनेजर है तो क्या वो ऑल लाइट सिग्नल नहीं करेगा? करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा? तो यहाँ पर इनमें से कोई तो होगा नहीं। 2 ऑप्शन वैसे नहीं, एक ही बच रहा है हमारे पास, तो एक आप किस पे करोगे, लोको पायलट ऑफ DMO और EMO। तो डीजल मल्टीपल यूनिट और इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट के जो लोको पायलट हैं उनको यहाँ पर जो है वो ऑल लाइट सिग्नल करने से छूट प्रदान कर दी गई है। 41 का ये कह रहा है कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के खराब होने या निलंबित होने की स्थिति में संचार के किसी वैकल्पिक साधन के माध्यम से ट्रेन को सिग्नल देने से पहले दोनों स्टेशन मास्टर क्या करेंगे, प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करेंगे, संदेश का आदान प्रदान करेंगे और उन्हें TSR में क्या करेंगे, दर्ज करेंगे। और दर्ज किस प्रकार करेंगे ये आपसे पूछ रहा है कि ब्लैक स्याही से करेंगे कि लाल स्याही से करेंगे या रिमार्क्स कॉलम देंगे या इनमें से कोई नहीं। तो भाई आपको पता है कि भाई जब भी इस प्रकार का ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट अगर खराब हो जाता है तो काली स्याही, आपने कभी देखा उसको काले स्याही से लिखते हुए? आपने ज़्यादातर किससे देखा होगा स्टेशन मास्टर को लिखते हुए? लाल स्याही से। कहने का मतलब यह है कि जब इस प्रकार का अगर सिचुएशन आती है तो TSR में लाल स्याही से जो है वो उसको जो है वो रिमार्क देना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये ऑप्शन आपके कट जाएंगे, एक ही ऑप्शन बचता है रेड इंक। अगला अगर हम बात करें यहाँ पर 42, तो आपका एक है RS D&A नियम इन पर लागू नहीं होता है। तो ये आपके रेलवे के जो डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 है। एक तो आपको ध्यान रखना है डिसिप्लिन अपील रूल जो लागू हुए थे 1968 में हुए थे, ये किन पर लागू नहीं होते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भाई अखिल भारतीय के जो कोई भी सदस्य है उस पर भी लागू नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। और RPF जो होता है ना, रेलवे प्रोटेक्शन जो फोर्स होते हैं, RPF जो होती है ये उन पर भी लागू नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और जो कैजुअल जो लेबर होते हैं, ये जो कैजुअल जो लेबर होते हैं इन पर भी ये लागू नहीं होता है। तो किन पर लागू नहीं होता भाई? ऊपर के जो सभी है इन पर ये लागू नहीं होता है, बाकी ये ऑल रेलवे जो होते हैं, ऑल रेलवे एम्प्लॉय उन पर ये लागू होते हैं। अगला की हम बात करें 43, ऑर्डर या सॉरी यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑर्डर मिलने के समय से दिन और रात के समय जो ART है उसको रवाना करने का जो निर्धारित लक्ष्य समय वो कितना होता है? तो ART का ध्यान रखना, ART के मामले में 30 और
45 आपका समय रहता है, ठीक है। लेकिन अगर ARME आपसे पूछा जाएगा, देखो इसकी फुल फॉर्म आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन में छुपा हुआ है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, और इसको बोलते हैं एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। ई का मतलब हो जाएगा इक्विपमेंट। और इसके लिए जो समय सीमा है वो कितनी है, ये थोड़ा सा मुझे ज़रा आप कमेंट्स में बताओ, क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं ही बताऊंगा तो आप क्या चीज़ बताओगे, ठीक है। तो ARME का जो है मुझे लक्ष्य समय कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है 44, सेवानिवृत्ति पर छुट्टी के नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है। तो भाई अगर जब आप रिटायरमेंट होते हो तो आपको जो है वो मैक्सिमम कितने दिन की छुट्टी का पैसा मिलता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप सभी लोगों को बताएं कि भाई 300 दिन का छुट्टी का आपको पैसा मिलता है। भाई इससे ज़्यादा अगर आपके खाते में जमा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, समय से उसको निपटा दीजिए तो ही उसमें भलाई है, ठीक है। PLCT यानी कि पेपर लाइन क्लियर टिकट जारी करने के लिए सभी ट्रेनों को कहाँ रोका जाना चाहिए। तो जब भी PLCT जारी की जाएगी तो भाई उसको स्टार्टर सिग्नल पे रोकना चाहिए, लेकिन RRC ने जो है इसको आंसर माना है, जो कि वो गलत है। भाई एक बार बताओ, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर कैसे रोकोगे। अब आप मुझे बताइए कि आपका ये स्टेशन है, ठीक है, आपका ये इधर से कोई गाड़ी आई, अब थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ तो समझने में और आसानी हो जाएगी, है ना। ये आपका कोई स्टेशन है, यहाँ से कोई गाड़ी आई, जब गाड़ी आई तो आपका यहाँ पर है स्टार्टर लगा हुआ है, यहाँ पर स्टार्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर आपका एडवांस लगा है, और यहाँ पर आपका होम लगा हुआ है। कौन सा होम लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये आपका होम लगा हुआ है, ठीक है। इधर से आने के लिए ये होम लगा हुआ है। तब आप मुझे बताइए कि अगर इधर से कोई गाड़ी आएगी और आपने इस गाड़ी को जो है वो क्या देनी है, PLCT, तो क्या जो स्टेशन मास्टर यहाँ पर बैठा है वो अपने पॉइंट्समैन को यहाँ भेजेगा या स्टार्टर पर भेजेगा। तो पहले ये जो गाड़ी है वो यहाँ तक आ जानी चाहिए, स्टार्टर पर आ जाना चाहिए। स्टार्टर पर आने के बाद ये जो स्टेशन मास्टर है, यहाँ पर जो भी स्टेशन मास्टर बैठा हुआ है, वो यहाँ पर इस गाड़ी के लोको पायलट को अपने सतर्क कर्मचारी के द्वारा एक अथॉरिटी देगा, जिसको बोलते हैं PLCT यानी कि पेपर लाइन क्लियर टिकट, जो कि सिंगल लाइन पर दिया जाता है। डबल लाइन पर 369 भी दी जाती है। तो अगर पेपर लाइन क्लियर टिकट देना है तो ट्रेनों को कहाँ पर रोका जाना चाहिए, तो आप बताएंगे भाई स्टार्टर पर, ठीक है। कहाँ पर, स्टार्टर पर। फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर यहाँ पर नहीं रोका जाएगा, उसको अंदर लाया जाएगा। अब ये कह रहा है फेसिंग पॉइंट, तो फेसिंग पॉइंट यहाँ पर पड़ता है, क्या यहाँ रोकेंगे, नहीं। और हैंड ओवर ऑन, चलती ट्रेन में सौंपना, तो भाई ये किसी भी कीमत में उचित नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। भाई ट्रेन में चलती सौंप में इस पर नहीं, फेसिंग पॉइंट पर तो नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट स्टॉप सिग्नल जिसको हम होम सिग्नल बोलते हैं, होम सिग्नल पर भी नहीं दी जाती। आप सभी लोगों को पता है, एक ही ऑप्शन बचता था स्टार्टर। तो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये कह रहा है 46, मानव शक्ति यानी कि मैन पावर द्वारा जारी की जाने वाली जो शंटिंग है उसको क्या कहा जाता है। अगर आप खुद से शंटिंग करोगे तो भाई फ्लैट शंटिंग तो इसको नहीं बोलेंगे, फ्लाई भी नहीं बोलेंगे, लूज शंटिंग भी नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्या आ जाता है, हैंड शंटिंग। तो जब भी मानव शक्ति, भाई एक बार बताओ, अगर बहुत सारे आदमी किसी बैगन को धक्का मार रहे हैं तो भाई धक्का मारेंगे तो ये लूज फ्लाई हैंड नहीं होगा, हैंड शंटिंग होगा। हाथों से धक्का मारोगे तो हैंड शंटिंग ही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ 47, ये कह रहा है एश्योरेंस जो रजिस्टर होता है, आश्वासन जो रजिस्टर होता है, इसकी कितनी प्रतियां होती है। तो आपने देखा होगा एक स्टेशन पर जो है वो दो इस प्रकार से रजिस्टर रखे होते हैं। एक तो वो हिंदी, दो रजिस्टर होते हैं आश्वासन वाले। कौन कितने रजिस्टर होते हैं, दो रजिस्टर होते हैं। एक रजिस्टर ये होता है, दूसरा रजिस्टर ये होता है। अब इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में तो जो पॉइंट्समैन होते हैं ना, ग्रुप सी यानी ग्रुप डी के जो कर्मचारी होते हैं, उनका यहाँ पर जो है वो आश्वासन लिया जाता है। एक होता है ग्रुप सी के कर्मचारी जिनका इस पर आश्वासन लिया जाता है। ये वो होते हैं जिनको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं, मतलब इनको अंग्रेजी ज़्यादा नहीं आती है। ये वो बंदा होता है जिसको भाई ये कहा जाता है कि भाई इसको अंग्रेजी भी आती है, इसको पढ़नी भी आती है और लिखनी भी आती है और समझ में भी आती है। तो भाई इसके दो पार्ट होते हैं, यानी कि दो कॉपियाँ होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, इस प्रकार की चीज़ें अगर आपको स्टेशन के बारे में पता है तो भाई इस तरह के क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। ये किताबों में नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये तभी मिलेंगे किताबों में जब आपको एक एक लाइन याद होगी। अदरवाइज जिस हिसाब से यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट की तैयारी होती है उस प्रकार से क्वेश्चन आपको किसी भी कीमत में नहीं मिलेंगे। क्लियर। जिस प्रकार से जो है ना ऑटोमेटिक मैं देख रहा था, और जो ऑटोमेटिक सेक्शन में अगर धुंध और कोहरे के मौसम में जो स्पीड पूछी गई थी, फॉग में जो स्पीड पूछी गई थी, तो अगर GNSR की अगर मैं बात करूँ तो GNSR में क्या था, ये वाला जो पॉइंट है वो कहीं किसी को नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, ढूंढना भी कभी कभी दुश्वार हो जाता है जब आप उस चीज़ को नहीं पढ़ते हो। तो 48 ये कह रहा है कि जब भी किसी ट्रेन का इंजन बदला जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट किया जाना चाहिए, कौन सा परीक्षण किया जाना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, जब आपके स्टेशन पर कोई गाड़ी आती है, ठीक है, गाड़ी खड़ी है, मालगाड़ी खड़ी है और इंजन आपके स्टेशन पर आ रहा है। अब इंजन जब आप अपनी मालगाड़ी में टेस्ट करते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, पाइप जोड़ते हैं। पाइप जोड़ने के बाद प्रेशर पूरा बनाते हैं। तो प्रेशर जब पूरा बनाते हैं तो क्या करता है,
कि भाई पूरे ब्रेक वगैरह वगैरह जो लोको पायलट होता है, एक साइड से लोको पायलट और दूसरी साइड से जो गार्ड होता है, उसके द्वारा ब्रेक कंटिन्यूटी जो है वो चेक की जाती है, कंटिन्यूटी चेक की जाती है। अगर ब्रेक भी नहीं समझ में आ रहा तो भाई कंटिन्यूटी तो आप आराम से इसको आंसर कर सकते थे, ठीक है। जीएलपी चेक नहीं बोलते उसको, ब्रेक पावर चेक नहीं बोलते उसको, फील्ड टेस्ट नहीं बोलते। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ 49 में क्या कह रहा है, रेलवे के किसी भी हिस्से पर ट्रेनों के संचालन के लिए वर्तमान में जो अपनाई गई प्रणाली है वो क्या कहलाती है। तो ट्रेन के संचालन के लिए वर्तमान में जो अपनाई गई प्रणाली है किसी भी हिस्से में, वो उसे किस रूप में जाना जाता है। क्या उसे सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कहा जाता है, क्या उसे डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक कहा जाता है, क्या उसे सिस्टम ऑफ वर्किंग कहा जाता है, या इसमें कोई नहीं। अब थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ते होंगे भाई तो पढ़ने के बाद ये आइडिया लग जाता है कि क्या हमने पढ़ा था और क्या हमने नहीं पढ़ा था। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक आपने नहीं पढ़ा होगा, सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग ये नहीं पढ़ा होता, सिस्टम ऑफ वर्किंग जरूर पढ़ा होगा। सिस्टम ऑफ वर्किंग का मतलब समझ रहे हैं कि इसमें जो 6 पद्धतियां हैं सिस्टम ऑफ वर्किंग की, वो कौन कौन सी है। जैसे आपने पूर्ण ब्लॉक पद्धति पढ़ी है, कौन सी पूर्ण ब्लॉक पद्धति पढ़ी है, एक आपने जो है ऑटोमेटिक पद्धति पढ़ी है, ठीक है, एक आपने फॉलोइंग यानी कि अनुगामी गाड़ी पद्धति पढ़ी है, एक आपने जो है वो ट्रेन एंड जो ट्रेन स्टाफ लोको यानी कि पायलट आपने पढ़ा होगा, एक आपने केवल एक गाड़ी पद्धति पढ़ी होगी। तो ये 6 पद्धतियां हैं, ठीक है, और ये सिस्टम यानी कि एक सिस्टम ऑफ वर्किंग यानी कि कार्य प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर वो क्या होता है हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अब देखो यहाँ पर ये नॉर्दर्न रेलवे में अगर एग्जाम हुआ है, अगर ये नॉर्दर्न रेलवे में एग्जाम हुआ है तो यहाँ पर भाई 3 पद्धतियाँ लागू है। कौन कौन सी है? 3 पद्धतियाँ लागू है। अब ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो ऑटोमेटिक है और एक आपका एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण ब्लॉक पद्धति है और एक आपका वन ट्रेन ओनली सिस्टम यानी कि केवल एक गाड़ी पद्धति है। और एक गाड़ी पद्धति आपको पता है ये कहाँ पर होती है? वन ट्रेन ओनली सिस्टम। एक गाड़ी जो पद्धति होती है ये वहाँ होती है जहाँ पर सिंगल लाइन का सेक्शन हो और जो टर्मिनल जो स्टेशन होते हैं, टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल स्टेशन, वहाँ पर ये पद्धति जो है वो लागू होती है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ 50, अब देखो आपको थोड़ा सा लग गया होगा काफ़ी समय के बाद जो है अभी भी हम 50 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अगर डिटेल से और समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फायदेमंद आपका हो रहा है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि डिसिप्लिन एंड अपील रूल के किस नियम के तहत कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है। अब यहाँ पर उसने निलंबित के बारे में आपसे फॉरम नहीं पूछा है, आपसे फॉरम नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है? रूल। रूल आपका कौन सा बोलता है? नियम 5। नियम 6 में मैंने बताया था, नियम 6 ये कहता है कि भाई आपको जो है वो पेनल्टी के बारे में बताता है। किसके बारे में? पेनल्टी। और पेनल्टी का मतलब क्या होता है? शास्तियाँ। क्या होता है? शास्तियाँ। तो पेनल्टी का जिक्र किस में है? जैसे मेजर पेनल्टी और जो आपकी माइनर पेनल्टी है, ये दोनों किस में है? ये रूल नंबर 6 में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर और चीज़ मैंने क्या बताई थी? हाँ, अगर मैं इसमें निलंबन की बात करूँ तो निलंबन में क्या आता है? SF 1 और डीम्ड सस्पेंशन में क्या आता है? SF 2। अगर ये फॉरम है तो ये भी पूछे जाते हैं, आप सभी लोगों को पता है। बाकी रूल नंबर 6 आपको पता होना चाहिए, ज़्यादातर ये भी रिपीट होता है। 51 ये कह रहा है कि डिसकनेक्शन के समय रिकनेक्शन तक ट्रेनों को किसके द्वारा प्रवेश कराया जाएगा। मान के चलो डिसकनेक्शन जो है वो एसएनटी स्टाफ ने लिया, तो जब तक वो वापस रिकनेक्शन नहीं कर देता है, अब ट्रेनें तो भाई रोकी नहीं जाएगी, ट्रेनों को तो चलाया ही जाएगा। तो डिसकनेक्शन रिकनेक्शन के समय जो है गाड़ियों को चलाया जाता है, लेकिन किसके आधार पर चलाया जाएगा, किसके द्वारा उसको प्रवेश किया जाएगा। तो क्या हैंड सिग्नलों के द्वारा किया जाएगा? नहीं। फिक्स्ड सिग्नलों के द्वारा भाई तो सिग्नल का यहाँ पर नहीं उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक दिया है पायलटिंग। जब भी इस प्रकार का डिसकनेक्शन लिया जाएगा तो पायलटिंग के द्वारा इसको नॉर्दर्न रेलवे में इसको जो है वो प्रवेश कराया जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 52, जब भी कोई ट्रेन फाउली मार्ग को साफ किए बिना रुकती है तो उस फाउल हुए लाइन पर किसी भी अन्य रेल संचालन को रोकने के लिए जो गार्ड होता है वो तुरंत स्टेशन मास्टर को किसके माध्यम से सूचित करेगा। तो क्या वो हरा झंडा दिखाएगा? और वो जब उसने फॉलिंग मार्ग साफ ही नहीं किया है तो क्या वो हरा झंडा दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। सफ़ेद रोशनी लहरा कर दिखाएगा। तो भाई यहाँ उसने रात की कंडीशन नहीं दी है, तो यहाँ पर जो है कंडीशन नहीं दी है तो भाई सफ़ेद हट जाएगी। प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करेगा? नहीं भाई, प्राइवेट नंबर क्यों एक्सचेंज करेगा? उसने पॉली मार्क किया ही, क्लियर ही नहीं किया। एक ही आपका ऑप्शन बचता है स्टॉप रॉक यानी कि हैंड सिग्नल। स्टॉप जो हैंड सिग्नल है उसको प्रदर्शित करेगा। उसका मतलब हो जाएगा कि गार्ड जब इस प्रकार का सिग्नल देगा स्टेशन मास्टर को तो स्टेशन मास्टर समझ जाएगा कि भाई ये जो है फॉली मार्क जो है वो बिना क्लियर खड़ी करके खड़ा है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 53, ये कह रहा है कि ट्रैक पर अवरोध या रुकावट की स्थिति में दिन के समय जो गार्ड है वो निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करेगा। अगर ट्रैक पर क्या है, कोई रुकावट है, कोई अवरोध है, तो दिन में क्या करेगा भाई? लाल झंडा दिखाएगा या चमकती हुई, भाई रात में, दिन में तो चमकती हुई रोशनी नहीं दिखाएगा। स्थिर लाल बत्ती और एम्बर लाल बत्ती, एम्बर पीली और निरंगी, इसका कोई मतलब नहीं है। और दो ही चीज़ हमारे पास बचता है, एक तो स्थिर लाल रोशनी रेड लाइट, भाई रात दिन में रेड लाइट थोड़ी ना दिखाएगा, एक ही बचता है लाल झंडा।
तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। 54 ये कह रहा है ओडिसी को निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी के साथ परिवहन के लिए ट्रेन से जोड़ने की अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, पीसीओ में। तो जब भी ओडीसी की बात आएगी, ओडीसी को जब भी पूर्व मंजूरी दी जाती है तो किसके द्वारा दी जाती है, पीसीओ के द्वारा दी जाती है। और मार्शलिंग के नियम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है, मार्शलिंग। तो मार्शलिंग के नियम कौन बनाता है, तो ये पीसीओ बनाता है। और मार्शलिंग से रिलेटेड जो भी मंजूरी देता है, आदेश देता है, वो कौन देता है, पीसीओ देता है। और मार्शलिंग से रिलेटेड भी मैंने अच्छे से एक वीडियो कवर की है, आप वहाँ से भी जाकर इसको डिटेल से देख सकते हैं। 55 कह रहा है कि उत्तर रेलवे जो दुर्घटना नियमावली है उसके तहत लेवल क्रॉसिंग गेट पर एक ट्रेन और सड़क वाहन के बीच क्या हो जाती है, टक्कर हो जाती है। तो इसको दुर्घटना की किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अब देखो जो यहाँ पर जो ये जो दुर्घटना है, ये इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 5 प्रकार से किया गया है। एक तो आपका आ जाता है परिणामी दुर्घटना में, ठीक है, कौन सी, परिणामी दुर्घटना में। एक आपका आता है सांकेतिक दुर्घटना, कौन सा, सांकेतिक दुर्घटना, इंडिकेटिव दुर्घटना। एक इसके बाद आता है आपका, जैसे मैं कहूँ यार्ड दुर्घटना, इसको मैं बाद में लिखूंगा यार्ड दुर्घटना को, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं उपस्कर की खराबी, उपस्कर की खराबी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथी आपकी आ जाती है अन्य गाड़ी दुर्घटना, ठीक है, अन्य गाड़ी दुर्घटना। पांचवा आपका आ जाता है यार्ड दुर्घटना। अब अगर आपको इन सभी पांचों के बारे में पता है तो अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखना, परिणामी में ए बी सी डी और ई आते हैं। ये 5 परिणामी में आती है। ई के बाद आपका आ जाता है एफ जी एच, ठीक है, आई हट जाता है। फिर जे के एल और एम, जे के एल एम, ये 4 इसमें आ जाती हैं। बाकी एम के बाद क्या आता है, जे के एल एम में ओ हट जाता है, पी क्यू आर और एस। ये इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके कितने जो पार्ट हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। तो इस प्रकार से तो ये 5। अब यार्ड दुर्घटना में क्या है, मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि अगर यार्ड दुर्घटना पूछी जाएगी तो ये ए बी सी और डी, ये 4 जो होती हैं वो यार्ड दुर्घटना होती है, लेकिन इनके साथ साथ नाम याद होना चाहिए, नंबर याद होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 7 57 96 यानी कि 9 6, इसकी एक ट्रिक है। ए बी सी डी आपको याद रखना है, बाकी ये 57 96 आपको याद रखना है। ये होती है 4 यार्ड दुर्घटनाएं। अब आते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन के ऊपर इसलिए आते हैं कि ए क्लास में आती है टक्कर, क्या आती है, टक्कर। बी में आपकी आती है आग, क्या आती है मेरे भाई, आग। और सी में आपकी आती है, देखो सी का बोलते हैं संपार फाटक, संपार फाटक, सी का मतलब होता है संपार फाटक। तो अगर संपार फाटक पर टक्कर होती है तो ये इसमें आती है। और ई में आती है, जैसे मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब हो गया अन्य, ठीक है। तो अन्य गाड़ी जो दुर्घटना है वो इसमें आती है। और डी में आपका क्या आता है, डिरेलमेंट। डी से क्या हो जाएगा, डिरेलमेंट। तो भाई इस तरीके से आपको याद रखना है। अब और तरीका मैं क्या बता देता हूँ कि इसको याद करने का तरीका है ए से ए और टी, तो ए टी याद रखना है, ठीक है, ए टी। फिर बी, बी में क्या है, आग। अब देखो यहाँ पर जो बी है, जब भी आप बी लिखते हो तो बी ऐसे लिखते हो, ये क्या है अ, ये क्या है अ, तो इसको बोलेंगे आग, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। और सी का मतलब क्या हो जाएगा, सी से बन जाएगा स, और स से हो जाएगा संपार, क्या हो जाएगा, संपार हो जाएगा। और डी से क्या हो जाएगा, डिरेलमेंट। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, लेवल क्रॉसिंग गेट पर, तो लेवल क्रॉसिंग गेट पर क्या आ जाएगा, संपार दुर्घटना, संपार वाली दुर्घटना। तो संपार फाटक यानी कि लेवल क्रॉसिंग पर सी आपकी दुर्घटना मानी जाएगी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 56, जब किसी मध्यवर्ती स्टेशन पर ट्रेन में वाहनों या वैगनों को जोड़ा या अलग किया जाता है तो बीजी यानी कि व्हीकल गाइडेंस में इसकी प्रविष्टि किसके द्वारा की जानी चाहिए। तो बीजी की फुल फॉर्म याद रखना है, व्हीकल गाइडेंस। और यहाँ पर वैगनों को और या वाहनों को कहाँ जोड़ा जा रहा है, इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती जो स्टेशन होते हैं। तो बीजी में प्रविष्टि किसके द्वारा की जाएगी, गार्ड लोको पायलट के द्वारा, या स्टेशन का जो कर्मचारी है उसके द्वारा, या ट्रेन एग्जामिनर के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी मध्यवर्ती स्टेशन की बात आएगी तो ध्यान रखना स्टेशन स्टाफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 57, यह है हिंदी का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि भाई संविधान के अनुसार के अनुच्छेद में यह कहा गया है कि जो संघ की जो भाषा है, राजभाषा, वो क्या है, देवनागरी लिपि है। तो संघ की राजभाषा हमने 341 में पढ़ा था, संघ की राजभाषा। और राज्य की हमने राजभाषा पढ़ी थी 345 में। 351 में हिंदी भाषा का विकास, किसका, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 348 में क्या होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो आपको याद रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो आपको पता होने चाहिए। अगले कोई, अच्छा इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 343। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये कह रहा 58वां क्वेश्चन कि जिस स्टेशन पर अलग से शंटिंग स्टाफ, जैसे शंटिंग मास्टर हो गया या शंटिंग जमादार हो गया,
अगर वो नियुक्त नहीं होते हैं तो वहाँ शंटिंग कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी किसके द्वारा की जाएगी। तो भाई जब शंटिंग मास्टर अगर वगैरह नहीं होता वहाँ पर एक ही बसता है आपका कौन, गार्ड यानी कि स्टेशन मास्टर यानी कि सॉरी ट्रेन मैनेजर के द्वारा। अब यहाँ पर शायद जो आरआरसी ने आंसर मारा था वो स्टेशन मास्टर जो यहाँ पर क्लियर हुआ था। तो ये भी जीएनएसआर में अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि जहाँ पर अगर शंटिंग मास्टर है तो वो शंटिंग मास्टर, अदरवाइज गार्ड की देखरेख में शंटिंग की जानी चाहिए। 59 क्या कह रहा है कि फोक सिग्नल जो पोस्ट है वो पहले स्टॉप सिग्नल के पीछे कितने मीटर, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन वापस, 270 मीटर हमने इसका पढ़ा था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो अभी नॉर्दर्न रेलवे में एग्जाम हुए थे तो हर सेट में जो है ना 2 क्वेश्चन क्या हुए हैं वो रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इसका फायदा जो है वो सभी को मिला है 2-2 क्वेश्चन का। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा 60वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि विशेष रूप से शंटिंग कार्य के लिए तैनात इंजन के दोनों ओर जो मार्कर लाइट होती है उसका रंग कैसा होना चाहिए। किसके मामले में पूछ रहा है, शंटिंग काम वाला जो मामला होता है। तो शंटिंग में जो भी इंजन प्रयोग में लाया जाता है उसमें आपने देखा होगा कि इस प्रकार से ये इंजन रहता है। और मैंने बताया था कि यहाँ पर ये जो बूफर होते हैं है ना, बूफर के ऊपर 1-2 यहाँ पर जो है वो लाइटें होती है इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर आपकी हेडलाइट होती है और ऊपर ये जो होती है ये आपको बोलते हैं इसको एम्बर लाइट। ठीक, ये जो लाइट हैं ये वाली यहाँ पर, तो थोड़ा सा मैं इसको रंग बिरंगा कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक तो आपकी जो है वो जलती है रेड और एक आपकी जलती है वाइट। अब जब भी आपसे यहाँ पर कंडीशन के तौर पे पूछेगा तो वो क्या पूछेगा कि अगर तो वो इंजन की पूछेगा, शंटिंग इंजन की। ठीक है, शंटिंग इंजन की, शंटिंग इंजन, तो यहाँ पर ध्यान रखना तो आपको रेड आंसर करना है। लेकिन अगर वो आपसे किसके बारे में पूछे, जो ट्रेन इंजन होती है, कौन सी, ट्रेन इंजन, ट्रेन इंजन, तो इसके मामले में आपको वाइट आंसर करना है। क्या, वाइट, यानी कि तब ये सफ़ेद बत्ती जलती है। ठीक है, अगर ट्रेन का कोई इंजन है तो आगे की ओर सफ़ेद बत्ती जलेगी, अगर कोई शंटिंग का इंजन है तो ये रेड बत्ती जलेगी। लेकिन अभी नॉर्दर्न रेलवे में एक सर्कुलर आया था तो वहाँ पर ध्यान रखना, अब ब्रांच लाइन में, किसमें, ब्रांच लाइन में, तो ब्रांच लाइन में चाहे वो शंटिंग इंजन हो चाहे वो आपका क्या हो, यहाँ पर जो है वो ट्रेन इंजन हो, तो उस मामले में जो है वो कैसी जलेगी मार्कर लाइट, तो ध्यान रखना रेड। आपने देखा होगा ब्रांच लाइन में जो भी काम कर रहे हैं तो अब आपके ये वाली जो लाइट है वो आपको रेड ही दिखाई देती होगी। तो कुछ ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अब अच्छा यहाँ पर क्या था कि उसका पूछ रहा है रंग कैसा होगा, तो रंग तो कैसा होगा भाई, लाल होगा, राइट आंसर बी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 61, एनटीआर का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा था यहाँ पर, तो इसका नॉर्मल टैरिफ रेट होता है, टैरिफ यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो फुल फॉर्म है ना, फुल फॉर्म इसकी मैंने जो है वो 2 वीडियो अपलोड कर दी है। एक तो मैंने सीसीटीसी के मामले में और एक जो ऑपरेटिंग में पूछी जाती है, ऑपरेटिंग में, वो दोनों में यहाँ पर कवर कर रखी है क्लास में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये एनटीआर पेंटीआर ये सारा चीज़ें मैंने कवर करा रखी है, आप वहाँ से इजीली इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। और जितनी भी इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म है वो मैंने कवर करा रखी है। 62 कह रहा है कि स्कूल में नामांकित 1200 छात्रों में से 85 जो छात्र हैं वो क्या थे, उपस्थित थे। तो उपस्थित छात्र कुल कितने थे, तो भाई सीधा सीधा इसका कुछ नहीं करना था, ये 1200 दिया था, इसका 85% निकालना था। अब जब आप इसका 85% निकालोगे तो भाई इतना समय आपके पास बचता है ना कि इस परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 लगा सकते हो, इतना समय आपके पास बचता है। फिर आपके पास इतना भी समय बचता है भाई, एक जीरो से एक जीरो काटो, दूसरे जीरो से दूसरी जीरो काटो। अब जो बच रहा है ना भाई उसमें आपको इससे गुणा करनी है। फिर इतना गुणा करने के बाद आपको पास समय बचता था कि 12 की गुणा अगर आप इसमें 85 में करते हो तो 12 पंजे 60 होता है, यहाँ से लग जाएगी 6, 12 अट्ठे 96 होता है और 12 अट्ठे 96 में 6 जोड़ दोगे तो ये 102 हो जाता है। तो भाई इस तरीके से आप गुणा भाग कर सकते हैं, इस लेवल के तो यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप मुझे बताओ इस तरीके से कौन नहीं कर सकता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 कि ऑटोमेटिक ब्लॉक क्षेत्र में, अब क्वेश्चन की देखो डिमांड क्या है, जरूर पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए, बाकी ऑप्शन तो आराम से इजीली पकड़ में आ जाएंगे। ऑटोमेटिक सेक्शन में ब्रेक वाहन या गार्ड के बिना चलने वाली किसी ट्रेन के पीछे तब तक किसी दूसरी ट्रेन को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वो ट्रेन पूरी तरीके से क्या है वो अगले स्टेशन ना पहुंच जाए, अगले ब्लॉक स्टेशन ना पहुंच जाए। तो जंक्शन स्टेशन का कोई मतलब नहीं है, सिग्नल स्टेशन का, गेट लॉज का मतलब नहीं है, यानी कि रिपोर्टिंग स्टेशन यानी कि अगले ब्लॉक स्टेशन ना पहुंच जाए, तो रिपोर्टिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 64 क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन था, जनरल नॉलेज है। महात्मा गांधी ने 1917 में एक भारत में सबसे पहला जो सत्याग्रह आंदोलन किया था वो किस स्थान पर किया गया था, और इसी को कहा जाता था चंपारण सत्याग्रह। इसको क्या कहा जाता है, चंपारण सत्याग्रह, और ये कब हुआ था 1917 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हमारे पास आता है 65, ट्रेन के पिछले हिस्से की सुरक्षा के लिए जो गार्ड होता है उसको संकेत देने वाला जो इंजन है वो विजिटल कोड क्या है, पिछले हिस्से को सुरक्षित करना है। तो गार्ड को कौन सा संकेत देगा भाई, लोको पायलट, क्या 2 छोटी देगा या 3 छोटी देगा या 4 छोटी देगा या 2 लंबी छोटी या 2 लंबी सीटियाँ देगा। अब देखो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, है ना, ऐसे। अब देखिए 2 छोटी का मतलब क्या होता है,
दो छोटी का मतलब होता है कि भाई आप जो है वो सिग्नल का आदान प्रदान नहीं करते हैं। सिग्नल का आदान प्रदान यानी कि ऑनलाइन सिग्नल की बात कर रहा है, सिग्नल का आदान प्रदान। तो अगर स्टेशन का कोई स्टाफ है, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो चाहे पॉइंट्समैन हो, ठीक है, या पीछे जो गार्ड है अगर वो हो, अगर वो लोको पायलट के साथ सिग्नल का आदान प्रदान नहीं करते हैं तो भाई वो दो छोटी सीटी बजाएगा, तब वो समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन सिग्नल मांग रहा है। तीन छोटी का मतलब क्या है? तीन छोटी का मतलब है कि भाई ब्रेक अप्लाई करें, ब्रेक अप्लाई करें, बड़े अच्छे से समझना है, ब्रेक अप्लाई करें। अब जब लोको पायलट को लगता है कि भाई मेरा इंजन जो है वो नियंत्रण में नहीं है, ठीक है, या मेरा इंजन फेल हो गया है, अब तो गाड़ी रुकने का नाम नहीं लेगी, तो भाई वो क्या बोलेगा? तीन छोटी घंटी मारेगा, तो ट्रेन मैनेजर तुरंत समझ जाएगा कि लोको पायलट का इंजन या तो खराब हो गया है या फेल हो गया है। इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई तुरंत जो है वो क्या है, ब्रेक अप्लाई करें। तो पीछे जो भी ब्रेक होते हैं एसएलआर में या जो गाड़ी का ब्रेक मान होता है वो अप्लाई करें, भाई इसी का मतलब यही होता है। तो ब्रेक अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इंजन खराब है, गाड़ी भागती जा रही है, या इंजन के ब्रेक फेल हो गए हैं, अब रोकना संभव नहीं है, तो गार्ड जो है पीछे से अप्लाई करें। चार छोटी का मतलब क्या हुआ? चार छोटी का मतलब है कि भाई एक आपने जब हमसे अगर पढ़ा होगा तो इसको बोलते हैं ट्रेन डिवाइडिंग। क्या बोलते हैं? ट्रेन डिवाइडिंग। यानी कि अगर इंजन का अगला हिस्सा, अगर इंजन जो है पूरे लोड को खींचने में असमर्थ है, तो भाई लोको पायलट जो है वो चार छोटी जो है सीटी बजाता है कि भाई ट्रेन को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे जाने खींचने में असमर्थ है। उस दौरान क्या होगा कि भाई ट्रेन डिवाइडिंग का कंसेप्ट यहाँ पर लागू होगा। अगर ट्रेन डिवाइडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होता है तो इसका मतलब है कि गार्ड जो है वो पिछला जो हिस्सा है वो सुरक्षित करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ट्रेन डिवाइडिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब ट्रेन खड़ी हो रही है, आपको अब ट्रेन डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो पीछे से सुरक्षित करने के लिए हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब अगर हमारा लास्ट बचता है दो लंबी, इस प्रकार से अगर दो लंबी सीटें बजाता है, इसका मतलब क्या है कि जो लोको पायलट है वो पेंटोग्राफ, जो पेंटोग्राफ होता है इंजन के ऊपर, पेंटोग्राफ, इसको अप और डाउन करने के लिए कि वो अप कर रहा है कि डाउन कर रहा है, तो ये दो लंबी लंबी छोटी बजाएगा, मतलब दो लंबी लंबी सीटी बजाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए था, तब आप इजीली इसको सॉल्व कर पाते, अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पर डाउट रहता है। मंडल स्तर पर लोक शिकायत संगठन का प्रमुख कौन होता है? तो अगर आपसे डिवीजन लेवल पर पूछेगा तो आपको एडीआरएम आंसर करना है, क्लियर। लेकिन अगर आपको जोनल लेवल पर पूछेगा तो आपको एजीएम आंसर करना है। दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। फिर शिकायत के बारे में मैंने कई बार बताया है, शिकायत जो है वो 3 प्रतियों में तैयार की जाती है, ठीक। और बाकी आप सभी लोगों को यहाँ पर ये पता होना चाहिए, अगर आप सीपी ग्राम अगर इसके माध्यम से शिकायत दर्ज करते हैं तो 21 दिन के अंदर अंदर जो है आपको यहाँ पर रिप्लाई मिलेगा। और बाकी मैंने शिकायत वाला जो टॉपिक है वो सीसीटीसी में पढ़ाया है, वहाँ से आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 67, डबल लाइन पर वे जो पॉइंट जिन्हें स्टेशन पर ट्रेन के आने के तुरंत बाद अवरुद्ध लाइन के विरुद्ध जो है वो बीपी सेट किए जाने चाहिए। तो भाई जब भी डबल लाइन की बात आती है तो यहाँ पर देखो डबल लाइन पूछ रहा है आपसे, किसके पूछ रहा है? डबल लाइन में। तो जैसे ही आपकी गाड़ी स्टेशन पर आ जाती है तो तुरंत आप क्या करते हो? पीछे का जो पॉइंट है वो अवरुद्ध लाइन के विरुद्ध बना देते हो। कहने का मतलब यह है, ये क्वेश्चन जो है वो 19 वाले में भी आया था, लेकिन वहाँ जो है वो सिंगल लाइन के बारे में पूछ रहा था। सपोज दैट यहाँ पर ये आपका स्टेशन है, अब यहाँ से कोई गाड़ी आई, गाड़ी जैसी आई तो यहाँ पर आके खड़ी हो गई, ठीक है। अब जाएगी तो ये इधर ही, तो जैसे ही इधर जाएगी तो ये जो पीछे का जो पॉइंट है इसको तुरंत जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। तो पीछे का पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पीछे का पॉइंट यानी कि रियर आप कह सकते हैं। फिर इसी संदर्भ में अगर आपसे सिंगल लाइन पूछेगा, सिंगल लाइन, तो सिंगल लाइन सपोज दैट इधर से कोई गाड़ी आ रही है और जैसे ये इस स्टेशन पर पहुंचती है तो तुरंत क्या करते हैं? पीछे का पॉइंट बना देते हैं। मैं सिंगल लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुरंत क्या करेंगे? पीछे का पॉइंट बना देंगे। ये तो देखो तुरंत आपको काम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है 2 मिनट का लॉक लग जाता है, 2 मिनट का यहाँ पर जो है वो इंटरलॉकिंग लग जाती है 120 सेकंड तक। जैसे ही 120 सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप ये वाला पॉइंट बना सकते हैं। तो अगर वो तुरंत पूछेगा तो तुरंत तो दोनों कंडीशन में पीछे आएगा, लेकिन अगर तुरंत की कंडीशन नहीं देगा तो सिंगल लाइन पर सपोज दैट यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी हो गई है और ये बहुत देर तक खड़ी रहती है, तो भाई यहाँ पर 2 मिनट के बाद आगे का पॉइंट भी बना दिया जाता है। तो सिंगल लाइन पर दोनों पॉइंट ये बना जाते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर 68, ये कह रहा है कि आपात की स्थिति में जो एएलपी होता है वो गाड़ी को उस निकटतम स्थान तक चलाने के लिए अधिकृत किया जा सकता है जहां उसे कार्यमुक्त किया जा सके, बशर्ते गाड़ी की गति इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जब भी इमरजेंसी की बात आएगी तो एएलपी को आगे तक गाड़ी ले जाने के लिए अधिकृत किया जाता है, लेकिन जब भी वो गाड़ी को चलाएगा तो यहाँ पर वो 40 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाएगा, इतनी तक की स्पीड पर वो चला सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ये रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें
69 ये कह रहा है कि राजभाषा नियमों के तहत जो आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कितने जोन में बांटा गया है। और आप सभी लोगों को पता है भाई ये 3 जोनों में बांटा गया है। भाई एक तो आपका आता है ए और एक आपका आता है बी और सी, जिसको हम क ख और ग भी बोलते हैं। अब ए में कौन कौन से आते हैं, तो जैसे आपका भाई उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ठीक है, झारखंड, एक तो है ना क्या है आपका झारखंड, और एक आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 है इसमें टोटल। और क्या छूट रहा है, एक आपका आ जाएगा अंडमान। क्या आ जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, आपको याद रखना है क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछी जाती है वो आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके लेके चलना पड़ेगा। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और आपका यहाँ पर क्या बच रहा है, हिमाचल प्रदेश, अच्छा राजस्थान आपका बचता है, क्या है राजस्थान, ठीक है। तो ये 11 हैं इसमें टोटल का क्षेत्र में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये सारे पता है तो इजीली ये क्वेश्चन आराम से पकड़ लोगे। फिर ख की अगर हम बात करें, ख में देखो कौन कौन से आते हैं। एक तो आपका आता है गुजरात, और एक आपका आता है महाराष्ट्र, और एक आपका आता है चंडीगढ़, ठीक है चंडीगढ़, और एक आपका आता है पंजाब। क्लियर। और उसके बाद जो भी बसता है, इसके अलावा जो भी बसता है वो ग क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो केरल हो, चाहे वो आपका कर्नाटक हो, चाहे उसके बाद उड़ीसा हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो। उसके अलावा जितने भी बसते हैं वो आपके सी क्षेत्र में आते हैं। लेकिन ख क्षेत्र में और आपको क्या ध्यान रखना है, ख से आपको ध्यान रखना है एक तो आपका दमन दीव, थोड़ा सा इसको मैं रेड मार्कर से लिख देता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। दमन दीव और दादर नगर हवेली, क्या दादर नगर हवेली, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको क्या याद रखना है, देखो ए से आपका हो जाएगा अंडमान, तो अंडमान किस में आएगा, ए में, और ये बी है आपका, बी के बाद क्या है डी, जबकि सी होना चाहिए, तो सी तो हम वैसे ही कट कर रहे हैं। तो बी के बाद आता है बीडी, बीड़ी पीते हैं, जो भाई बीड़ी पीता है उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो बी से क्या हो जाएगा बीडी, और बी डी से क्या हो जाएगा, डी से दमनदीप, और डी से दादर नगर हवेली। तो ये जो है आपके वो बी में आते हैं। अगर आपको इस तरीके से ये याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। बाकी इसके बाद जो भी पूछा जाएगा, देखो ध्यान रखना, अगर इतना पता है तो जैसे जम्मू कश्मीर अगर पूछा जाएगा तो किस में लगाओगे, सी में। लक्षद्वीप पूछा जाएगा तो किस में लगाओगे, सी में। कर्नाटक पूछा जाएगा तो किस में लगाओगे, सी में लगाओगे। और बाकी ये जो आपके जो क्षेत्र हैं, जो राजभाषा नियम है, राजभाषा जो नियम है 1976 वाले, ठीक है, उसके तहत जो उपनियम, जो नियम 2 का उपनियम जो 2 है, उसके तहत इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, ABC, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 17वां क्वेश्चन, वह सिग्नल जो आगे आने वाले स्टॉप सिग्नल के संकेत के बारे में बताता है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ कोई आपका एक स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, होम है, और होम से 1000 मीटर पहले जो है वो यहाँ पर जो है वो डिस्टेंट लगा होता है। क्या लगा होता है, डिस्टेंट। अब अगर ये डिस्टेंट है और ये आपका होम है, तो होम की पोजीशन कौन बताता है, डिस्टेंट। तो डिस्टेंट जो है वो आगे आने वाले जो सिग्नल होता है, कौन सा, स्टॉप सिग्नल। ये होम जो है वो स्टॉप सिग्नल होता है। अगर वो आगे आने वाले होम की पोजीशन बताता है या आगे स्टॉप की सिग्नल बताता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंट सिग्नल, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये फिर एक मैथ का क्वेश्चन था। उसने बोला एक दुकानदार जो था उसके कैश बॉक्स में कितने थे, 5430 रुपये थे। उसने दिन के दौरान बिक्री से इतने, भाई इतने का उसने बेचा सामान। भाई उसके गले में कितने थे भाई, 5430 रुपये। फिर उसने जो है वो 2150 रुपये का सामान भी बेच दिया। अब टोटल उसके गले में कितने हो गए भाई, इसको ज़रा जोड़िए, 5 और 3 8 हो जाएगा, और 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 और 2 7। उसके गले में कितने हो गए, 7580 रुपये। और एक जो आपूर्ति करता है यानी कि जो खरीदार है उसको 1280 रुपये का भुगतान करता है। उसने क्या करा, 1280 रुपये उसको दे दिए, किसको, जो भी सप्लायर था, ठीक है, उसको दे दिए। अब उसके गले में कितने बचे, इसमें से आपको माइनस करना था। 8 में से 8 जाएगा 0, और 5 में से 2 जाएगा 3, 7 में से 1 जाएगा तो 6, यानी कि 6300 उसके पास बच रहे थे। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, जब आपके पास समय रहता है ना तो आप हंसते हंसते हुए इसको आराम से कर जाते हो, और हम भी यहाँ पर हंसते हंसते हुए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत है, पर्याप्त है, बस हमें समझना है। बाकी एग्जाम में जब आपके पास समय पर्याप्त है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो GST होता है वो किस पर नहीं लगता है, यानी कि GST से छूट किस में दी जाती है। तो जैसे 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं कि भाई मान के चलो कोई प्राकृतिक या मानव निर्मित कोई आपदा आ जाती है या दुर्घटना हो जाती है, पीड़ितों को अगर राहत सामग्री भिजवानी है तो उसमें GST नहीं लगाया जाना चाहिए। भाई एक बार बताओ, रिलीफ अगर आप मटेरियल भेज रहे हो, है ना,
या एक्सीडेंट के दौरान अगर आप कोई राहत सामग्री भेज रहे हो, कोई आपदा के दौरान कोई और चीज़ें आप भेज रहे हो, तो भाई उस पर जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए। ठीक है, बाकी कोई जो डिफेंस और मिलिट्री वाला कोई उपकरण है उसमें भी छूट दी जानी चाहिए। ठीक है, बाकी अगर जब दोनों में दी जानी चाहिए तो ए और बी आपके क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन से पकड़ में आ रहा था, तो ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था। 73 कह रहा है कि जब भी एसीपी होती है तो जो गार्ड होता है वो इस तथ्य को किस में दर्ज करेगा। ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुआ है। तो जब भी एसीपी होगी, है ना, और एसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, अलार्म चेन पुलिंग। ठीक, और जब भी एसीपी होती है तो जो ट्रेन मैनेजर होता है, पहला देखो दोनों चीज़ें आपको थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट घुमा। एसीपी जब भी होती है तो ये जो ट्रेन मैनेजर होता है ये किस में दर्ज करेगा, टीएसआर उसके पास नहीं होती है, स्टेशन डायरी उसके पास नहीं होती है। हाँ, मीमो बुक एक बारी के लिए हो सकती है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा उसको बोलते हैं सीटीआर। और सीटीआर की फुल फॉर्म याद रखना, कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट होती है। और कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट जब होती है तब जब भी इसमें ये अपना दर्ज कर लेगा तो इसकी जो रिपोर्ट है वो बनाकर देगा डीआरएम को। किसको दे देगा, डीआरएम को। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है कि अगर आपकी एसीपी हो रही है तो एसीपी में अगर मैं घंटी कोड की बात करूँ, किसकी, घंटी कोड की, तो घंटी लोको पायलट किस प्रकार की देगा, तो वो आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी और एक लंबी, ये इस प्रकार की घंटी कोड देगा। अब अगर एसीपी होती है इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपर्याप्त अपर्याप्त प्रेशर की मात्रा। मतलब जब एसीपी होती है तो क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है। अगर प्रेशर ड्रॉप होगा तो इंजन में प्रेशर की कमी आएगी, और कमी आएगी तो अपर्याप्त प्रेशर। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर चाहे वो अपर्याप्त प्रेशर की बात करें, चाहे वो एसीपी की बात करें, तो इसके लिए आपको यही सीटी कोड आपको याद रखना है, लंबी लंबी छोटी, छोटी छोटी लंबी। और 74 क्या कह रहा है, गार्ड और यानी कि जो ट्रेन मैनेजर होता है वो अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को ट्रेन संचालन में किसी भी ठहरा या अन्य अनियमितता की रिपोर्ट करेगा और विवरण को सीटीआर में दर्ज करेगा, और इसकी विशेष रिपोर्ट किसको भेजेगा, तो अभी हमने बताया था ये डीआरएम को भेजता है। तो अगर मान के चलो ट्रेन मैनेजर को किसी भी प्रकार से अगर कोई ठहराव या कोई अनियमितता अगर मिलती है तो इसकी वो रिपोर्ट सीटीआर में दर्ज करेगा और डीआरएम को प्रेषित करेगा। 75 कह रहा है कि जब भी पॉइंट हो, चाहे सिग्नल हो, चाहे वो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हो, इसको डिस्कनेक्ट किया जाता है तो स्टेशन मास्टर केबिन मैन को किसके आदान प्रदान के तहत सूचित करेगा। मान के चलो पॉइंट का डिस्कनेक्शन, सिग्नल का या ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का डिस्कनेक्शन हो गया, तो स्टेशन मास्टर केबिन मैन से आदान प्रदान करके क्या सूचित करेगा, तो क्या वो मैसेज देगा, नहीं, मैसेज तो देगा लेकिन किस प्रकार से देगा, ठीक है, प्राइवेट नंबर या मौखिक आदेश या सूचना, कोई नहीं। तो भाई यहाँ पर क्या है, वो प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करेगा और इसी के तहत उसको सूचना देगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें 76, ये कह रहा है मानक जो ब्लॉक वर्किंग जो मैनुअल है इसके नियमों के तहत, यानी कि इस नियम में ये दिया गया है कि विशेष निर्देशों द्वारा अधिकृत किए बिना आने वाली ट्रेन के मामलों के सामने शंटिंग करना सख्त वर्जित है। कौन सा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट टोकन प्राधिकरण होम सिग्नल तक शंटिंग की अनुमति देता है, तो T806 या शंटिंग की चाबी या T409 या TH602। अब आप मुझे बताओ TH602 कब दिया जाता है, ये दिया जाता है रिलीफ इंजन अगर आप भेजते हैं, है ना, रिलीफ इंजन यानी कि 15 और 10 की स्पीड से ये जाता है। ठीक, T409 क्या होता है, क्वेश्चन ऑर्डर होता है, और शंटिंग की चाबी या T806। तो आपको यहाँ पर शंटिंग की बात कर रहा है, तो शंटिंग के मामले में यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक ही प्राधिकार है वो है T806। और विशेष निर्देशों द्वारा अधिकृत, विशेष निर्देश किसके द्वारा जो है वो जारी किए जाते हैं, तो ये PCOM के द्वारा जारी किए जाते हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 77, ये कह रहा है खतरनाक माल वाले पार्सल की बुकिंग और ढुलाई के संबंध में नियम और शर्तों का उल्लेख किसमें दिया गया है, तो भाई कोचिंग शुल्क, माल टैरिफ, इनमें से कोई नहीं, एक ही बचता है रेड टैरिफ। अब यार एक बात बताओ, खतरनाक माल की बात कर रहा है तो खतरनाक माल रेड होता है ना, ऐसे भी आप इसको पकड़ सकते थे। तो रेड नंबर की जो 20 है, रेड नंबर 20, इसमें ये दिए गए हैं। और जब भी खतरनाक माल की बुकिंग की जाएगी तो ध्यान रखना, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना, खतरनाक माल का जो पैकेज होता है ना, जो भी पैकेज होता है पूरा एक डब्बा होता है, इस पैकेज का जो वज़न है, इस पैकेज का जो वज़न है वो 50 किलोग्राम से वो अधिक नहीं होना चाहिए। 50 किलोग्राम तक ही इसको वैलिड किया जाएगा, इससे अधिक जो है वो नहीं आप ढुलाई कर सकते हैं। यदि पार्टी पंजीकरण की तिथि के 10 दिन के भीतर अगर इंडेंट को रद्द करती है तो WRF है। अगर WRF किसी को पता ही नहीं है तो भैया क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा। मान के चलो आपने वैगन का रजिस्ट्रेशन किया, डिमांड करी, और आपने क्या करा भाई, 1 तारीख को आपने डिमांड लगाई, लेकिन यहाँ पर 10 तारीख से पहले यानी कि 7 तारीख को आपने क्या कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। तो आपने बोला कि भाई मुझे वो अब जो है वो नहीं चाहिए, तो आपने इंडेंट क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो उस दौरान जो आपसे रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है वो क्या कर दी जाएगी,
जब्त कर दी जाएगी, यानी कि फॉरफिटेड कर दी जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने ये कॉमर्शियल का जब मैं गुड्स थ्योरी पढ़ा रहा था, तो ये गुड्स थ्योरी में मैंने WRF जो है वो अच्छे से क्लियर किया हुआ है। ठीक है। और WRF अच्छे से क्यों क्लियर किया हुआ है, क्योंकि आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले तो ये ध्यान रखना कि WRF होता क्या है। इसको बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं, वेगन रजिस्ट्रेशन। अब जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है ना, वो समझ गए होंगे कि भाई मास्टर साहब क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। अब भाई यही तो बात होती है। वेगन रजिस्ट्रेशन फीस जब भी यहाँ पर इंडेंट किया जाता है, तो ध्यान रखना इसमें जो ये फीस ली जाती है WRF की, तो ब्रॉड गेज में अगर हम बात करें तो 6,000 रुपये ये पर वेगन के हिसाब से ली जाती है। और अगर मैं ब्रॉड गेज की बात करूं, अगर मैं 1 लाख की बात करूं, तो 1 लाख ये पर रैक के हिसाब से ली जाती है। तो अगर पर वेगन के हिसाब से पूछी जाएगी तो 6,000, अगर पर रैक के हिसाब से पूछी जाएगी तो 1 लाख। लेकिन अगर लमसम अमाउंट यहाँ पर जो है वो रहता है, वो कितना रहता है, 5 लाख रहता है। ये उनके लिए रहता है जो रेलवे के डेली व्यापारी होते हैं, जिनका रेलवे के साथ दिल्ली का जो है वो लोडिंग अनलोडिंग का काम है। तो उनको ये छूट दी जाती है कि भाई आप बार बार जो है पर वेगन के हिसाब से फीस जमा ना करें, पर रेक के हिसाब से जमा ना करें, आप लमसम जो है एक 5 लाख अमाउंट जमा कर दीजिए, बात खत्म। ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसमें ये पूछ रहा है। और बाकी हमने इसकी कंडीशनें जो है वो अच्छे से वीडियो में कवर की है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जब कोई सिग्नल नया लगाया जाता है या स्थानांतरित या शिफ्ट किया जाता है, तो कितनी अवधि के लिए जो क्वेश्चन ऑर्डर है वो दिया जाता है। और जब हम IBS पढ़ रहे थे, IBS इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग जब हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ क्लियर की थी। तो इसके लिए जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, 90 दिन का। तो चाहे वो IBS के बारे में पूछे कि IBS को जब खड़ा किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है, तो भी 90 दिन का क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाता है। लेकिन स्टॉप सिग्नल के मामले में थोड़ा सा ये अलग है। स्टॉप सिग्नल के मामले में 10 दिन का आ जाता है। ठीक है। मान के चलो आपके स्टेशन सेक्शन में कोई स्टॉप सिग्नल है, उसको जो है थोड़ा बहुत दाएं बाएं खिसकाया जाता है या नया लगाया जाता है, तो 10 दिन का क्वेश्चन ऑर्डर जो है वो लोको पायलट को सूचित करने के लिए लगाया जाता है, ताकि भाई उनको ये आइडिया रहे कि भाई यहाँ पर जो है वो नया स्टॉप सिग्नल लगाया गया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं यहाँ पर कि मान के चलो कोई गति प्रतिबंध लगा है, स्थायी कोई गति प्रतिबंध लगा है। ठीक है। गति प्रतिबंध, स्थायी कोई गति प्रतिबंध लगा है, और उसको या मतलब जो है या उसको या तो हटा दिया जाए तुरंत, ठीक, अचानक, अगर अचानक इसको हटा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, तो इस मामले में जो क्वेश्चन ऑर्डर है वो 7 दिन के लिए जारी किया जाता है। ठीक है। उससे क्या होगा कि भाई मान के चलो यहाँ स्पीड जो है वो 50 की थी, और अचानक वो स्पीड 50 से घटा के कितनी 20 कर दी गई है, या इसको 50 की जो स्पीड है वो अचानक हटा दी गई है। तो इसके लिए लोको पायलट को सूची देने के लिए यहाँ पर जो सूचना देने के लिए 7 दिन का जो यहाँ पर क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तीनों यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर आता है 80 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर UL कितने महीने के लिए दे होगी। भाई अगर आपने अभी भी जो है ना लीव का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, हमारी वीडियो पे जाकर तुरंत आप इसको देख लीजिए। एक वीडियो में मैंने लीव जो है ना भाई LAP इतने बॉक्स में समझाया है, LHAP पूरे एक इस बॉक्स में समझाया है, फिर लीव नॉट ड्यू ये किस कंडीशन में है ये इतने में समझा दिया है। इस प्रकार से मैंने इसके बॉक्स बनाए अच्छे से, और अच्छे से इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। इसी प्रकार से मैंने EOL बनाया था। ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अब अगर आपको ये इसी का यही नहीं पता कि इसका अर्थ क्या होता है, तो भाई आप क्वेश्चन को कैसे पकड़ लेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो भाई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो भाई थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लीव है वो मैक्सिमम कितना आप ले सकते हैं, तो 5 साल के लिए, या सभी छुट्टी को मिलाकर भी आप अधिकतम कितनी दिन की छुट्टी ले सकते हैं, तो 5 साल के लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है ये पूछ रहा है बिना चिकित्सा प्रमाण के आधार पर। तो भाई यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में बताया था कि जब आप इस चीज़ को लेते हो तो भाई 3 महीने के लिए आप इसको ले सकते हैं, 3 महीने के लिए। फिर अगर आप 6 महीने के लिए लेते हो तो आपको यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। फिर अगर आप 6 की बजाय इसको 18 महीने के लिए लेते हो तो आप यहाँ पर तब ले सकते हो, जैसे मान के चलो 24 महीना, 18 महीना यानी कि 12 महीना, 18 महीना। तो यहाँ पर ये तब ले सकते हो जैसे मान के चलो आपको कोई कैंसर हुआ है या कोई लेप्रोसी कोई बीमारी है, उसका इलाज के लिए चाहिए। फिर 24 महीने के लिए आप तब ले सकते हो अगर मान के चलो अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है। क्या करनी है, हायर स्टडीज़ करनी है। अब एक बात बताओ, इस वीडियो में मैं कितना कवर करूंगा, ठीक है, लेकिन मैंने वही बोला 80वां क्वेश्चन पहुंचा है और वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है तो आप वहाँ पर जाकर इसको दे सकते हैं। अब दोनों चीज़ें थोड़ा यहाँ पर गौर करिए। यहाँ पर ये जो दोनों चीज़ें हैं, देखो बिना चिकित्सा प्रमाण की आप कितने महीने तक अधिकतम दे सकते हैं, 3 महीने तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 महीना। अब पूछा भी उसने वही था, लेकिन अगर मेडिकल सर्टिफिकेट का आधार पर पूछता तो राइट आंसर क्या होता भाई, तो आपका 6 महीने होता है। अब अगर 18 महीने की बात करूँ तो 18 महीने कब, अगर कैंसर है उसको, या उसको ट्यूबरकुलोसिस है, या उसको लेप्रोसी है ना, कुष्ठ रोग है, अगर उसके इलाज के लिए चाहिए तो उसको 18 महीने। अब ये जो भी चीज़ दी जाएगी तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर दी जाएगी। 24 महीने के लिए आपको तब दिया जाएगा जब आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना होगा, तो हायर स्टडीज़ करनी है तब उस कंडीशन में दी जाती है। तो इस प्रकार से अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे भाई,
तो अच्छी बात है, नहीं है तो भाई ये रुद्रमैन मैप पे ही कॉन्सेप्ट मिलेंगे और कहीं आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। फिर भारतीय रेलवे पर मानक जो मल्टीपल एस्पेक्ट जो सिग्नल प्रणाली है, इसके तहत जो ब्लॉक ओवरलैप वो सामान्य नियम के आधारित नंबर, इसकी लंबाई कितनी होती है ये कुल ना कि ये पूछ रहा है। मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट जो सिग्नलिंग व्यवस्था होती है वहाँ पर जो ब्लॉक ओवरलैप होता है वो कितना होता है, वो 180 मीटर होता है। और अगर सिग्नल ओवरलैप पूछता तो ये 120 मीटर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहा है 82, इनमें से कौन सा जो अवकाश है वो रेलवे सर्विसेज यानी कि लिबरलाइज्ड अवकाश नियम 1949 के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा कौन सा अवकाश है। तो वो आपका LAP तो होगा भाई। LHAP आपको देखो मिलती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अभी हमने पढ़ी थी। तो जब हम LAP लेते हैं, LHAP लेते हैं, UL लेते हैं, तो भाई एक ही हमारे पास ऑप्शन बच रहा था यहाँ पर, क्या, CL यानी कि कैजुअल लीव। यहाँ पर ध्यान रखना CL और COL ये दो अलग चीज़ होती है। इसको C को पढ़ते हैं हम कम्यूटेड लीव, क्या बोलते हैं, कम्यूटेड लीव, यानी कि ये जो लीव है ये मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ली जाती है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। फिर दूसरा यहाँ पर क्या है कि भाई ऐसी कौन सी छुट्टी है जिसे अन्य छुट्टियों के साथ जो है वो कम्यूट नहीं किया जाता है, तो वो भी एक ही बस्ती है हमारी CL को किसी भी अन्य छुट्टी के साथ जो है वो बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि ये 1 साल तक वैलिड होती है। और आप सभी लोगों को पता है CL जो है वो आपको जो हो अनऑफिशियल जो स्टाफ होता है उसको 10 दिन की मिलती है, बाकी जो DRM ऑफिस में बैठे रहते हैं क्लर्क वगैरह वगैरह, तो इनके लिए ये 8 दिन की CL मिलती है। तो आप सभी लोगों को ये पता होनी चाहिए। बाकी CL को किसी भी छुट्टी के साथ जो है कम्यूट या बदला नहीं जा सकता, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, शायद हमने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन का पेपर था उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था। 83 ये कह रहा है कि जब किसी ट्रेन का लोको पायलट है ट्रैक पर किसी असामान्य स्थिति को देखता है या अनुभव करता है, उसको झटका लगता है, पटरी टूटती है, तो IBS जो होता है या ऑटोमेटिक सिग्नल जो लगे होते हैं वहाँ पर ट्रेनों के संचालन को रोकेगा और किसको सूचित करेगा, तो चाहे IBS लगा हो चाहे ऑटोमेटिक सिग्नल लगा हो। इनके संदर्भ में देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे IBS लगा है सपोजेट, इसकी पहचान होती है IB, ये सपोजेट IB लगा हुआ है, ठीक है भाई। IB क्या कहता है कि ये कहता है कि भाई एक साथ आप 2 गाड़ियों को इस ब्लॉक सेक्शन में चला सकते हैं, और ये जो एक लंबा ब्लॉक सेक्शन होता है उसको 2 पार्ट में ये विभाजित करता है। अब यहाँ से जब भी गाड़ी चलाई जाएगी तो एक गाड़ी यहाँ तक भेजा जा सकता है, दूसरी गाड़ी जब इससे आगे 400 मीटर निकल जाती है यानी कि दूसरी गाड़ी भी आप 2 गाड़ी इसमें एक साथ चला सकते हैं। तो इसमें क्या सपोज है कि यहाँ लोको पायलट बैठा हुआ है भाई। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो ये दुपल में रह जाएगा। दुपल का मतलब समझ रहे हैं कि ये रफ एंड टफ में रह जाएगा। अब आप मुझे बताओ, अगर यहाँ लोको पायलट बैठा है या यहाँ पर भी लोको पायलट बैठा है, अब ये जो लोको पायलट है सपोज दैट ये इसको जो है किसी प्रकार की असामान्य स्थिति नज़र आती है, तो भाई ये क्या करेगा, ये स्टेशन मास्टर को भी सूचित करेगा और पीछे आने वाली जो गाड़ी है इस अगर संभव हो सके तो इसके लोको पायलट को भी क्या करेगा, ये इसकी सूचना देगा। क्योंकि भाई एक लंबा ब्लॉक सेक्शन है तो यहाँ पर जो है वो आपस में ये इंटरकनेक्ट वॉकी टॉकी के माध्यम से जैसा भी हो वो सूचना दे सकता है। क्लियर। इसी प्रकार से क्या होता है, ये तो IBS की कंडीशन होगी। इसी प्रकार से क्या है, ये आपका स्टेशन है, 2 स्टेशन यहाँ पर ये हैं, बीच में यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है वो ऑटोमेटिक सिग्नल लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सिग्नल लगे हुए हैं, इस पर लगे हुए हैं। अब ऑटोमेटिक सिग्नल क्या है भाई, एक साथ जो है वो एक से अधिक गाड़ियों को या चला जा सकता है। भाई एक गाड़ी आपने भेजी, दूसरी गाड़ी आपकी यहाँ निकल गई, तो तीसरी गाड़ी आपकी यहाँ पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं भाई या मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जो गाड़ी है वो यहाँ पहुँच गई है, दूसरी गाड़ी जो यहाँ, तीसरी गाड़ी जो यहाँ पहुँची, एक साथ आप अधिक गाड़ियों को यहाँ पर चला सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो लोको पायलट है इसको झटका लगता है तो वो क्या करेगा, जो पीछे है या आगे है इसका लोको पायलट को भी सूचित करेगा। वो स्टेशन मास्टर यानी कि अगर इसके नज़दीक है तो इसको, इसके नज़दीक है तो इसको, तो यहाँ पर इस प्रकार से सूचना करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेशन मास्टर को भी सूचना करेगा और पीछे आने वाली जो ट्रेन है इसके लोको पायलट को भी सूचना करेगा, यानी कि A और B दोनों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 84 ये करा है, स्टेशन मास्टर सिग्नल और दूरसंचार कर्मचारियों को रिले रूम की चाबी निम्नलिखित में से किस में हस्ताक्षर करने के बाद ही सौंपेगा। तो स्टेशन मास्टर क्या करता है, SNT को वो रिले रूम की चाबी कब देता है, जब वो रिले रूम की चाबी पर क्या कर देता है, हस्ताक्षर करता है। तो ये हमारा C हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करूँ 85, सामान्यतः सभी जो पॉइंट है वो किसके लिए सेट किए जाने चाहिए। तो आपने देखा होगा, मान के चलो आपका ये एक स्टेशन है, ये क्या है आपका, ये आपका एक स्टेशन है, चाहे वो सिंगल लाइन का हो चाहे डबल लाइन का हो। तो सामान्यतः जो पॉइंट होते हैं वो किस दिशा की ओर बने होते हैं, तो आपने देखा होगा हमेशा जो है ये मेन लाइन की ओर बने होते हैं, इसकी ओर, मेन लाइन की ओर बने होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, स्ट्रेट लाइन यानी कि C ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ IBRS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये CCTC का एक पोर्शन है, उसमें ज़्यादातर ये पूछी जाती है। इसी को बोलते हैं इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, यानी कि A ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ITES की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो इंटीग्रेटेड ट्रेन इंक्वायरी जो सिस्टम है, इंटीग्रेटेड ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। फिर IBRS आपका हो जाएगा, ITS हो जाएगा। एक आपका POET आपसे पूछा जाता है, इसको बोलते हैं पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका ITES,
इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको, इंक्वायरी सिस्टम। तो भाई ये तो आपको ध्यान रखना है। एक आपका ज़्यादातर यहाँ पर जो है वो पॉइंट पूछा जाता है, इसको बोलते हैं पैसेंजर, क्या बोलते हैं, पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। तो भाई अगर आपको ये फुल फॉर्म पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भाई याद करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से आपको टीएमएस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इसको बोलते हैं टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल मैनेजमेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मैनेजमेंट, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और इसी प्रकार से पीएमएस की भी पूछी जाती है, और ये उसको बोलते हैं पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम, क्लियर। तो कुछ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे एक आपसे पूछा जाता है, मान के चलो जैसे ऑपरेटिंग की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग में ज़्यादातर एक आपका ये पूछा जाता है, ये AWS ये भी पूछा जाता है, इसको बोलते हैं एडवांस वार्निंग सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको, एडवांस वार्निंग सिस्टम। तो कुछ इस प्रकार से जो है फुल फॉर्म है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑटोमेटिक सिग्नलों को छोड़कर जो एक फिक्स सिग्नल होता है इसका नॉर्मल एस्पेक्ट क्या होता है। अब ये किसको छोड़ के बोला है, ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑटोमेटिक सिग्नल की जो पहचान होती है, ऑटोमेटिक का नॉर्मल जो एस्पेक्ट होता है, नॉर्मल जो एस्पेक्ट होता है क्या होता है भाई, ग्रीन होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो स्टॉप सिग्नल होते हैं, आपने देखा होगा स्टार्टर, आपने देखा होगा, या आपने एडवांस देखा होगा, आपने होम देखा होगा, इसका जो नॉर्मल है, ये सभी क्या है, ये फिक्स्ड सिग्नल है, और इनका जो नॉर्मल एस्पेक्ट है वो क्या होता है, रेड होता है। लेकिन रेड कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो भाई अगर रेड नहीं दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव, आगे बढ़े नहीं बल्कि अति प्रतिबंधित, यानी कि आपको रुकना पड़ेगा, इसको आप रेड में पार नहीं कर सकते हैं। प्रोसीड का मतलब क्या होता है, ग्रीन। कॉशन का मतलब होता है सिंगल येलो, और अटेंशन का मतलब क्या होता है, डबल येलो। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओणम जो है वो भारत के किस दक्षिण राज्य में जो है फसल के समय मनाया जाने वाला एक कटाई का त्यौहार है। तो ओणम कहाँ का है, वो ओणम आपका केरल का है। तो ये कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, जो आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको फोक डांस के बारे में पता है तो आप इजीली इसको कर जाओगे। क्वेश्चन ऑर्डर जो है वो की रिकॉर्ड प्रतियाँ कितने साल तक जो है सुरक्षित यहाँ पर रखी जानी है, कितने समय तक रखी जाती है। तो क्वेश्चन ऑर्डर मैंने बताया भी था क्लास में भाई कि ये 12 महीने, ठीक है, 12 माह, या आप इसको कह सकते हैं 1 वर्ष तक, ठीक है। तो 1 वर्ष तक आप इसको जो है वो रिकॉर्ड में रख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 महीना, 3 महीना या 3 वर्ष, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ओपन डिलीवरी के लिए जो रिपोर्ट है वो कितनी प्रतियों में बनाई जाती है। तो ओपन डिलीवरी के मामले में जब हमने डिलीवरी वाला टॉपिक सीसीटीसी में पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि भाई ये 4 प्रतियों में बनाई जाती है, और चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक आती है असेसमेंट, क्या आती है, असेसमेंट डिलीवरी। तो असेसमेंट डिलीवरी ध्यान रखना है, असेसमेंट डिलीवरी जब भी पूछा जाएगा, असेसमेंट डिलीवरी को बोलते हैं मूल्यांकन, ठीक है। असेसमेंट डिलीवरी जो है वो 3 प्रतियों में बनाई जाती है, बाकी ओपन डिलीवरी 4 प्रतियों में बनाई जाती है। अब अगर आपसे ओपन डिलीवरी के बारे में ये पूछा जाए भाई ये किस धारा में आती है, तो धारा 81 में आपकी ओपन डिलीवरी है, और असेसमेंट जो डिलीवरी है वो आपकी, आंशिक जो डिलीवरी है, पार्शियल डिलीवरी, वो 82 में है। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन ओपन डिलीवरी की जब भी हम बात करेंगे, वैसे जब भी डिलीवरी दी जाएगी, जब भी किसी माल की डिलीवरी दी जाती है तो वो आरआर के आधार पर दी जाती है। लेकिन अगर आपके पास आरआर नहीं है, आप उसे खो दिए हों, तो आपको किस आधार पर जो है डिलीवरी दी जाएगी, तो इसको बोलते हैं इंडेमनिटी। जो नोट होता है, बॉन्ड होता है, नोट या बॉन्ड, इसके आधार पर जो है वो ये आपको भर के देना पड़ता है ना, और नया भर के देना पड़ता है, तब वो आपको डिलीवरी देगा, अदरवाइज आप डिलीवरी नहीं ले पाएंगे। तो खैर सीसीटीसी में ये मैंने कवर करा रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये भी जो है आपके गार्ड में जो है वो सीसीटीसी यानी कि कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई थी कि खाद्यान्न और लीवी चीनी के अंतर्गत आते हैं, तो आंदोलन के आदेश की वरीयता यानी कि पीडीएस की अगर हम बात करें, पीडीएस तो एक प्राथमिकता सूची होती है। क्या होती है, प्राथमिकता सूची। क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, पीडीएस के लिए खाद्यान्न और लेवी चीनी के किसके अंतर्गत आते हैं, आंदोलन के आदेश की वरीयता। अब एक आपने प्राथमिकता सूची अगर आपने हमसे पढ़ी होगी तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी होगी तो थोड़ा सा हिंट के तौर पर मैं यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि ये इसके जो है ये 4 भाग होते हैं, ए, बी और सी और डी। जो ए है ना, इसमें आता है मिलिट्री यातायात। क्या आता है, मिलिट्री। सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता है वो जब भी आप किसी चीज़ को बुक करते हैं, किसी चीज़ को आप डिमांड करते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि भाई आपको आपके वरीयता के आधार पर वो चीज़ आपको प्रोवाइड करा जाएगी। भाई अगर आपका नंबर 10वां है तो जब 10वां नंबर आएगा तभी आपको वो
जो है वो इंडेंट क्या मतलब प्राप्त यानी कि सप्लाई किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, मान के चलो अगर कोई मिलिट्री यातायात है तो उसका सबसे ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे में क्या आता है, दूसरे में आता है जो क्या नाम जो एक्सिड यानी कि हम कह सकते हैं रिलीफ मटेरियल। जब भी इमरजेंसी के टाइम की बात आती है, इमरजेंसी के टाइम जब रिलीफ मटेरियल की बात आती है, राहत सामग्री जैसे बोलते हैं ना भाई, बाढ़ आ गई, मटेरियल, बाढ़ आ गई, आपदा आ गई, है ना, या कोई भूकंप आ गया, तो उसके दौरान जब भी खाना पीना दाना पानी जो भेजा जाता है रिलीफ मटेरियल, तो उसकी दूसरी प्राथमिकता रहती है। ठीक। तीसरी प्राथमिकता में क्या आता है, जैसे कोयला हो गया, कोक हो गया, कच्चा माल हो गया, नमक हो गया, नमक भी वो खाने वाला, ठीक है, खाने वाला, तो ये तीसरी प्राथमिकता में आता है। चौथी प्राथमिकता में क्या आता है भाई, इसके अलावा जो बचता है वो चौथी प्राथमिकता में आता है। और अभी तक हमने चीनी का, खाद्यान्न का, सीमेंट का नहीं जिक्र किया, तो भाई हमारे पास एक ही बचता है, वो प्राथमिकता डी बचता है। ए में आपको पता है कि क्या होता है, बी में आपको पता है, सी में क्या होता है, ये चारों पता आपको होनी चाहिए। लेकिन दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्राथमिकता सूची है, ये जो धारा 71 है इसके तहत ये डिफाइन किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। खैर ये कॉमर्शियल का पोर्शन है, लेकिन अगर आप सीसीटीसी की तैयारी कर रहे हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ हो जाएगी। शंटिंग की सामान्य जो गति है वो कितनी होती है, 15 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से होती है। फिर अगर मैं आपसे स्पीड और ये पूछूं, मान के चलो अगर आपको टैंक जो वैगन होते हैं, जो टैंक वैगन होते हैं, उनकी अगर शंटिंग पूछी जाए, शंटिंग स्पीड, तो क्या होगी भाई, तो इनकी होती है 8 किलोमीटर पर आवर। अगर आप हैंड शंटिंग की बात करते हैं, हैंड शंटिंग की, तो यहाँ स्पीड होती है 5 किलोमीटर पर आवर। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मान के चलो एक आपसे ये पूछा जाता है, अगर इंजन की हेडलाइट ख़राब हो जाती है, अगर आपकी इंजन की हेडलाइट ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो स्पीड कितनी होती है भाई, तब स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर। अब एक और ये पूछा जाता है, जब जो क्रेन है, जो क्रेन होती है, क्रेन की जीभ, क्रेन की जीभ जब आगे की ओर होती है तब स्पीड कितनी होती है, तब भी कितनी होती है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये आप कहेंगे भाई क्रेन की जीप का मतलब क्या होता है, क्रेन की जीप का मतलब ये होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पर ये इंजन है, ठीक है, ये क्या है आपका इंजन है, कोई दिक्कत, यहाँ पर आपका जो है वो SLR है। अब यहाँ पर एक आपने मशीन लोड करी है, सपोज दैट आपने एक ये मशीन लोड करी है, और उसकी इस प्रकार से एक ये मशीन है, इसकी ये जो जीप होती है, जैसे आपने JCB देखी होगी, तो जब ये आगे की ओर होती है और ये लगाने की अनुमति कौन देता है, PCM देता है, ठीक है, क्योंकि मार्शलिंग का पार्ट है। तो जब ये स्पीड होगी यहाँ पर होगी तो ये इस तरीके से होगी, तो इस गाड़ी की जो स्पीड है वो 40 की स्पीड से होगी। फिर दूसरा यहाँ पर ये पूछा जाता है, जो अनुगामी गाड़ी होती है, कौन सी, अनुगामी गाड़ी, अनुगामी जो गाड़ी होती है या अनुगामी टावर वैगन, उसकी जो स्पीड है वो कितनी होती है, 40 kmph, इसकी भी 40 ही होती है। फिर 40 और क्या होती है, जैसे TTM जो मशीन होती है, TTM जो मशीन होती है उसकी भी मैक्सिमम अगर आपसे स्पीड पूछा जाएगा तो उसकी भी कितनी होती है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो भाई कुछ ये चीज़ें हैं जो स्पीड में आपको ध्यान रखनी है। फिर शंटिंग में आपने देखा होगा कि अगर आपसे एक बॉक्स वैगन की पूछी जाती है, कितने, एक, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ढंग से, यहाँ पर एक बॉक्स, कितना, एक बॉक्स या एक बॉब, अगर इन वैगनों की अगर शंटिंग की जाती है तो स्पीड कितनी होती है, 5 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन अगर यहाँ पर दो बॉक्स या दो बॉब की वैगन की स्पीड अगर आपसे पूछी जाती है तो ये 5 से घटकर कितनी हो जाती है, 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ स्पीड है जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी नॉर्मल आपको पता है, नॉर्मल शंटिंग की स्पीड कितनी होती है, 15 होती है। इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारे पास आता है 93 का क्वेश्चन, ये है हमारा हिंदी से रिलेटेड। ये कह रहा है, भारतीय संसद द्वारा राजभाषा जो अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो जब अधिनियम की बात आती है तो 1963 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे राजभाषा नियम पूछता, क्या पूछता भाई, राजभाषा अगर आपसे नियम पूछता तो राजभाषा नियम कब बने थे, 1976 में। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर आउट कर देता हूँ कि 1976 में जब राजभाषा नियम बनाए गए थे तो एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें अब इसको समझिए, जैसे राजभाषा नियम है तो ये 1976 में बनाए गए थे और ये 1963 में। अब देखो अधिनियम जो है ना वो पहले थे और नियम बाद में आए। अब ये जो नियम है ये इनकी जो संख्या है, इनकी कुल संख्या कितनी है, नियमों की संख्या, तो कुल इनकी कितनी है, 12। लेकिन अगर अधिनियम पूछेगा तो अधिनियम कुल कितने हैं, तो अधिनियम आपको कितने राइट आंसर करना है, 9। तो मेरे भाई दोनों चीज़ें हैं, ध्यान रखना, नियम 12 होते हैं, अधिनियम कितने हैं, 9 होते हैं। और 1963 में राजभाषा जब अधिनियम 1963 आया था तो इसी के अंतर्गत जो है वो संसदीय राजभाषा समिति का भी गठन होता है। और इसके लिए मैंने राजभाषा से रिलेटेड एक बेहतरीन जो वीडियो है, बूस्टर वीडियो बनाई है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये जो 12 नियम दिए गए हैं उसमें आप सभी लोगों को यहाँ पर पता है कि भाई 2 नियम में अभी हमने जो राज्य हैं किस प्रकार से यहाँ पर विभाजित किया गया वो हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये कह रहा है 94,
कि जो बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब किस में आते हैं? ये ए में आते हैं। भाई इसमें आपको पेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना सोचने की ज़रूरत है। फिर एक ये आता है यहाँ पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैगन ट्रांसफर जो रजिस्टर होता है वो कितने अवधियों के लिए यहाँ पर जो है रिकॉर्ड में रखा जाता है, ठीक है, कितने साल तक इसको बनाए रखना होता है। तो WTR बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? WTR। और WTR की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, इसको बोलते हैं वैगन ट्रांसफर रजिस्टर। और ये 3 साल के लिए जो है क्या होता है? वैलिड होता है। वो इसको इसलिए रखा जाता है कि भाई जो भी पार्टी होती है वो इसमें उसकी जो सारी लोडिंग अनलोडिंग की जो डिटेल होती है वो इसमें होती है। अगर किसी प्रकार की किसी को आपत्ति होती है तो इस रजिस्टर के आधार पर वो सारी चीज़ें जो है फाइंड आउट की जाती है। अब अगला हमारे पास आता है 96। ये कह रहा है उत्तर रेलवे ऑपरेटिंग मैनुअल में ये बताया गया कि एक वैगन द्वारा लोड प्राप्त होने के समय से लेकर दोबारा लोड होने के प्राप्त समय के बीच लगने वाले जो औसत समय है उसको किस दक्षता या मैट्रिक के रूप में जाना जाता है? तो वैगन डिटेंशन, लीड टाइम, थ्रूपुट, एक ही ऑप्शन हमारे पास जो दिख रहा है वो है वैगन टर्नराउंड। इसको बोलते हैं ये आपका प्राप्त होने वाले के समय से लोडिंग और दोबारा लोडिंग होने के समय के बीच के जो ये यहाँ पर मैट्रिक जो एफिशिएंसी है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 97 है। ये कह रहा है कि हिंदी के साथ भारतीय संघ की जो सहायक राजभाषा वो कौन सी है? तो हिंदी के साथ जब भी हम भाषा प्रयोग करते हैं वो कौन सी है भाई? इंग्लिश, ठीक है। तो भाई जिसको इंग्लिश आती है अच्छी बात है, हिंदी के साथ जिसको इंग्लिश आती है अच्छी बात है, नहीं आती तो भाई पढ़ते रहो और इसी प्रकार से आराम से अच्छे से चीज़ों को समझते रहो। तो अच्छा यहाँ पर क्या है कि भाई हिंदी के साथ इंग्लिश का प्रयोग ये बताया गया था किसमें? जो आपकी धारा 3 की जो 3 है इसमें ये बताया गया था कि हिंदी के साथ जो है वो इंग्लिश का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये कह रहा है 98 और भारतीय संविधान की अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं से मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वो कितनी है? 22 हैं। किसमें दिया गया? 8वीं अनुसूची में। अब यहाँ जब 8वीं अनुसूची की बात आती है तो भाई थोड़ा सा आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अनुसूची, अगर 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो मूल कितनी भाषाएं थी ये भी पूछा जा सकता है, 14 थी। और अगर वर्तमान की मैं बात करूँ तो कितनी है? 22 भाषाएं हैं। अब इसमें एक हुआ था संशोधन 21वां संशोधन हुआ था 1967 को, जिसमें जो है वो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर इसके बाद जो है वो 71वां एक संशोधन हुआ था जो कि 1992 को हुआ था। कब हुआ था? 1992 को। इसमें कौन सी जोड़ी गई थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। फिर इसके बाद अगला एक हुआ था 92वां संशोधन हुआ था 2003 को। अब ये जो संशोधन 2003 को हुआ था इसमें बोडो डोगरी और मैथिली, कौन सी? मैथिली और संताली, ये 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी। अब यहाँ पर मेरा बताने का मकसद ये क्या है? मेरा बताने का मकसद ये है कि 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो आप बताएंगे एक। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। अब यहाँ से सारे क्वेश्चन ये बनते हैं। फिर दूसरा ये बनता था उल्टा कि 8वीं अनुसूची में जो सिंधी भाषा है उसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आप बताएंगे 21वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया था? 1967। इसी प्रकार से 71वां 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 जोड़ी गई थी। और ये जो नेपाली है ये एकमात्र विदेशी भाषा है। भाई विदेशी इसलिए वो नेपाल की है, ठीक है, विदेशी भाषा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये 99 क्वेश्चन है। ये कह रहा है ऑपरेटिंग मैनुअल में मार्शलिंग नियमों के अनुसार किसी उच्च अधिकारी के नियंत्रण वाली जो निरीक्षण जो गाड़ी होती है, इंस्पेक्शन जो कैरिज होता है, उसको सामान्यतः जो है यात्री ट्रेन में कहाँ जोड़ा जाता है? तो जब हमने मार्शलिंग के नियम पढ़े थे तो भाई सपोज दैट यहाँ पर ये आपका इंजन है, क्या है? इंजन है, ठीक है। यहाँ पर ये इंजन है, फिर ये पूरी गाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये पूरी एक गाड़ी है। तो मैंने बोला कि भाई इसमें जो है एक निरीक्षण यान जोड़ा जाता है। कौन सा? इसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन कार। क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन कैरिज, ये जोड़ा जाता है। और इसके साथ 2 और जोड़े जा सकते हैं, 2 कोच जो है वो और जोड़े जा सकते हैं। तो जब भी यहाँ पर जब जोड़ा जाएगा तो इसको कहाँ जोड़ा जाएगा? पीछे की तरफ जोड़ा जाएगा। कहाँ जोड़ा जाएगा? पीछे की तरफ। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे ये क्या कहना है? निरीक्षण जो यान है वो कहाँ जोड़ा जाना चाहिए? तो इंजन के ठीक बाद नहीं भाई, इंजन के पीछे, रियर ब्रेक वन के पीछे, या ट्रेन के मध्य में, फॉर्मेशन में कहीं भी नहीं, इंजन के ठीक पीछे, यानी कि ब्रेक वन के ठीक पीछे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पर क्या है? मार्शलिंग में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमेशा ये पूछी जाती है मार्शलिंग में कि भाई मार्शलिंग के जो नियम हैं वो कौन बनाता है? तो ये PCM बनाता है, क्लियर। और दूसरी चीज़ क्या है? जैसे मान के चलो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपका ये इंजन है, ठीक है, इंजन है, ये आपकी पूरी एक कोई गाड़ी है,
यहाँ पर आपका क्या है, SLR है, ठीक है, SLR है। SLR के पीछे कितने कोच जोड़े जा सकते हैं, तो आप बताएंगे 1 और 1 2, ये 2 कोच इसमें जोड़े जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक जो है ये इंस्पेक्शन कैरी जोड़ा जाता है, जो ये निरीक्षण जो कार होती है ये जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, ये पूछा जाता है कि डेड इंजन, तो जैसे मान के चलो यहाँ पर क्या है, ये इंजन है, ठीक है, तो ये इंजन है। तो सपोज दैट ये सवारी गाड़ी का इंजन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ये सवारी गाड़ी का इंजन है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अलग से मैं हट के कर देता हूँ। इसको कैसे लिखना है, यहाँ पर ये इस तरीके से मैं ये इंजन बता देता हूँ, ये पूरी यहाँ पर आ जाएगी सवारी गाड़ी, ठीक है। और ये इसका क्या आ जाएगा, SLR, ठीक। इस प्रकार से ये सवारी गाड़ी है। तो यहाँ पर जब भी डेड इंजन लगाया जाएगा तो यहाँ पर जो है वो तुरंत इंजन के बाद जो है इसको लगाया जाएगा, ठीक है। कौन सा, डेड इंजन, इसको बोलेंगे हम डेड इंजन, ठीक। तो सवारी गाड़ी में तो लगाया जाएगा 1। और अगर मालगाड़ी की मैं बात करूँ, मालगाड़ी में अधिकतम जो है वो 3 लगा सकते हैं। 3 में क्या है कि 2 तो आपके वर्किंग में होने चाहिए और 1 आपका डेड होना चाहिए। तो डेड इंजन कितने लगाए जा सकते हैं, तो आप बताएंगे 1। और कहाँ लगाए जाते हैं, इंजन के तुरंत बाद। लेकिन मैक्सिमम आप कितने लगा सकते हैं, तो आप बताएंगे 3, 2 वर्किंग में होने चाहिए और 1 डेड। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये कह रहा है 16वां क्वेश्चन, सामान्य नियमों के तहत जो है वो रेलवे अधिनियम 1918 की कौन सी विशेष धारा प्रति रेलवे कर्मचारी को सामान्य नियमों, सहायक नियमों और विशेष नियमों निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य करती है। तो भाई यहाँ पर धारा 145, 175, 145 या 120 या इनमें से कोई नहीं। अब इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ये बड़ा थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो राइट आंसर है 145, 120, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपको 175 होना चाहिए, ठीक है, 175 होना चाहिए, ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 101, यहाँ पर है वे सिग्नल जिसका उपयोग जो है वो शंटिंग उद्देश्यों के लिए किया जाना वर्जित है। हम शंटिंग उद्देश्य के लिए किन सिग्नलों का प्रयोग नहीं करते, आउटर का नहीं करते, होम का नहीं करते, लास्ट स्टॉप सिग्नल का नहीं करते। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करें, नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नल। ऑटोमेटिक सिग्नल का नॉर्मल एस्पेक्ट क्या होता है, देखो याद रखना, ऑटोमेटिक सिग्नल का नॉर्मल एस्पेक्ट क्या होता है, ग्रीन होता है। क्या होता है, ग्रीन होता है। लेकिन इसने क्या है, ग्रीन नहीं दिया, और ग्रीन को ही बोलते हैं प्रोसीड, ठीक है। ग्रीन का मतलब क्या आता है, आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो का मतलब क्या, प्रोसीड। तो यहाँ पर एक ही हमारा ऑप्शन बचता है। लेकिन अगर यही चीज़ सेमी ऑटोमेटिक पूछता, सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है, तो जलता हुआ ए मार्कर इसका इल्यूमिनेटेड, ठीक है, तो ये होता है इसका। अच्छा, तो मार्कर की बात है, नॉर्मल एस्पेक्ट उसका क्या होता है, वो चीज़ अलग है। यहाँ पर क्या 103 में क्या करा है, गेट सिग्नल की पहचान क्या होती है। तो गेट सिग्नल की पहचान तो भाई बड़ा आसान था, ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, इसलिए था कि गेट का मतलब होता है जी से बनता है गेट, ठीक है, और पी से बनता है परमिसिव, जिसको बोलते हैं हम डिस्टेंट, इसको बोलते हैं डिस्टेंट। तो जहाँ पर पी लिखा होगा वो डिस्टेंट होगा। आर का मतलब हो जाएगा रिपीटिंग, क्या हो जाएगा, रिपीटिंग सिग्नल। और एस का मतलब हो जाएगा जो आपकी साइडिंग होती है, ठीक है, क्या होती है, साइडिंग, उसके लिए एस मार्कर लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कौन सा था हमारा अभी, 103। 103 के बाद हमारे पास आता है 104। ये कह रहा है कि सिंगल लाइन पर सिग्नल जो ओवरलैप की गणना है वो कहाँ से की जाएगी। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, अगर इस कॉन्सेप्ट की जाए तो अच्छी बात नहीं है। तो ध्यान रखना, जब भी सिग्नल ओवरलैप की बात आएगी तो यहाँ पर क्या है, सिंगल लाइन की जब भी बात आएगी तो यहाँ पर ट्रेलिंग पॉइंट से आगे इसको देखा जाएगा। और जब डबल लाइन की बात आएगी तो यहाँ पर जो है वो स्टार्टर से आगे इसको देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सिंगल लाइन की बात करें, इसका मतलब है ट्रेलिंग पॉइंट से इसकी गणना की जाएगी। अब अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ जाऊँ तो यहाँ पर जो है डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये आपका कोई स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पर ये स्टेशन है। तो जब हम इस स्टेशन की बात करते हैं तो यहाँ से जब भी कोई गाड़ी आएगी तो ध्यान रखना, ये है इस इधर से कोई गाड़ी आ रही है तो इसके लिए ये पॉइंट जो है वो ट्रेलिंग पड़ेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या पड़ेगा, ट्रेलिंग। और ट्रेलिंग पॉइंट से आगे ये जो दूरी होती है इसको बोलते हैं सिग्नल ओवरलैप। क्या बोलते हैं, सिग्नल ओवरलैप। तो सिंगल लाइन पर ट्रेलिंग पॉइंट से आगे देखा जाता है और डबल लाइन पर ये स्टार्टर से आगे देखा जाता है। तो इस प्रकार से रहता है ये फंक्शन। बाकी यहाँ पर समझने का जो चीज़ है वो मैंने बता दिया। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 105 एक रहा है कि दोषपूर्ण अंतिम स्टॉप सिग्नल के लिए जारी किए गए टी सीरीज पर लिखना क्या आवश्यक है। अब मान के चलो यहाँ पर जो है जब भी लास्ट स्टॉप सिग्नल खराब हो जाता है, सपोज दैट ये आपका स्टेशन है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है वो लास्ट स्टॉप सिग्नल है, यानी कि लास्ट स्टॉप सिग्नल को बोलते हैं हम एडवांस। ये आपका एडवांस है। अगर ये क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो स्टेशन मास्टर बैठे हुए हैं ये क्या करते हैं भाई, इसके लिए यहाँ से T369 भी जारी करेंगे। क्या जारी करेंगे, T369 का 3B ये जारी करेंगे। और जब ये जारी करेंगे तो ये जो आगे वाला जो ये स्टेशन मास्टर है ये इससे क्या करेगा, प्राइवेट नंबर लेगा, ठीक है, प्राइवेट नंबर लेगा कि भाई मैं गाड़ी जो है अगले ब्लॉक सेक्शन में भेज रहा हूँ।
तो इस प्राइवेट नंबर को इस बुक में लिखना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो यही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब भी यहाँ पर जो है T693 भी दी जाएगी तो अगले स्टेशन लाइन क्लियर का यहाँ पर प्राइवेट नंबर जो है वो लिखा जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 106, ये कह रहा है कि अगर बीपीएससी से सुसज्जित कार्यशैली स्टेशन पर ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर ट्रेन आउट ऑफ ब्लॉक सेक्शन यानी कि लाइन क्लियर सौंपने का सिग्नल केवल किसे देखकर भेजेगा? तो बीपीएससी का क्लियर इंडिकेशन साफ देखकर, या गार्ड से प्राइवेट नंबर प्राप्त करके, या पॉइंट्समेंट से प्राइवेट नंबर प्राप्त करके, या आपका एलबीटी बजर सुनकर। तो जो 106 का जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? बीपीएससी का जो लाइन क्लियर जो इंडिकेशन है वो साफ देखकर जो है वो लाइन क्लियर सौंपेगा। ठीक है, तो इसी को देखकर जो है वो ट्रेन आउट ऑफ यानी कि ब्लॉक सेक्शन का सिग्नल केवल इसे देखकर भेजता है। अगर बात करें क्वेश्चन 107 की, ये कह रहा है सामान्य जो नियम है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो जब भी जनरल रूल की बात आएगी तो ये रेलवे बोर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन अगर सब्सिडरी रूल की बात आएगी तो ये पीसीएम के द्वारा बनाए जाते हैं और इसी को बोलते हैं प्राधिकृत अधिकारी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्राधिकृत अधिकारी और पीसीएम दोनों दिया है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें कैरी आउट कर लेना। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 108 में कह रहा है कि जो बिहू है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ लेना है पूरी लाइन। तो ये किस राज्य का नृत्य? बिहू आपका कहाँ का है? असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की तट रेखा वो सबसे लंबी है? तो आप सभी लोगों को पता है ये भारत का नक्शा है और ये जो तट रेखा है यहाँ पर से लेकर यहाँ तक, ये सबसे लंबी जो है वो किसकी है? गुजरात की। ठीक, और उसके बाद किसका नंबर आता है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वन ट्रेन ओनली सिस्टम यानी कि केवल यानी कि एक गाड़ी जो पद्धति है वो कहाँ लागू की जाती है? सिंगल लाइन पर, मल्टीपल लाइन पर, डबल लाइन पर, या सिंगल लाइन के टर्मिनल स्टेशन पर? तो टर्मिनल स्टेशन पर जो सिंगल लाइन होती है वहाँ पर ही ये लागू की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आज का ये जो सेशन है वो आपने यहाँ पर जो है बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया है, और अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है वो कमेंट्स में मुझे बता सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी जो है हमारे साथ बेहतरीन चल रही होगी, बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपने यहाँ पर कवर की होगी हमारे साथ, और इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए, अपने जो लेवल को है वो इंक्रीज़ करते रहिए। अगर आप लोगों का अभी एग्ज़ाम आने वाला है तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए, है ना, ये बड़ा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है उनके लिए अग्रिम शुभकामना है कि भाई आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो और जल्दी से साइको देकर आप ट्रेनिंग सेंटर में पहुँचें। इसी वीडियो के साथ मैं यहाँ पर विदा लेना चाहता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।